जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्विज करते हैं और ये क्विज आप लोग बार बार बताते हैं, वही अपने क्विज हो रही है गुरु बुद्धा क्लासेज में। और वहीं अपना क्या हो रहा है, तो क्विज से आप लोग बार बार जोड़ने के लिए बोलते हैं। अब उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि आप नहीं इससे जुड़ी, ये फ़ायदा वो फ़ायदा है। समय को सीधा क्या चीज़ व्यर्थ न करते हुए आइए हम लोग क्या करते हैं, अपना क्विज को शुरू करते हैं। हाँ, एक बात बोलेंगे, ये क्विज स्पेशली किसके लिए है? हैज बिहार एसआई। किसके लिए? हैज बिहार एसआई। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आते हैं हम लोग अगला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन बताइए हो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे में। तो बताइए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन है? बहुत सुंदर, वाह, लाजवाब, बहुत बढ़िया। भारत का जो अपना पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है और भारत का पहला परमाणु संयंत्र है वो, बहुत बढ़िया, वो जो कौन है अपना? तारापुर। ठीक है, ट्राम्बे वही ना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है वैधानिक जब से, ये मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? वाह, आपका कोई जोर नहीं है जी, बहुत सुंदर, कवि प्रदीप। ये बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है भानु जी? 22। तो बहुत बढ़िया, 22 भाषा। ये चलिए वो क्वेश्चन नहीं बोलते हैं। ये बताइए संघ सूची किस पर आधारित है? संघ सूची विदेश नीति पर। संघ सूची किस नीति पर है? विदेश नीति पर। बहुत बेहतरीन। ये बताइए एलिफेंटा पास कहाँ है जी? एलिफेंटा पास श्रीलंका में है। बहुत श्रीलंका में। ये बताइए एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? बहुत सुंदर, लाजवाब, इतना देर तुलेंगे ना। अरे तेरी बेटी मोर पासे का ना मतलब दर्रा होता है जी। तो कहे तो आप लोग बोल रहे तमिलनाडु बाबू। एलिफेंटा पास अथवा दारा कहाँ होगा? श्रीलंका में। देखिए आप लोगों से बोलने का एग्जाम यही करेगा, भैया दारा जानते हैं, पास नहीं जानते हैं, पास जानते हैं, दारा नहीं जानते, तो गड़बड़ा जाइएगा। तो क्या बोले, एलिफेंटा पास अथवा दारा कहाँ? श्रीलंका में है। पास को ही दारा बोलते हैं। ठीक है, अगला जस्ट हम टू द पॉइंट आपसे अगला क्या बोल रहे हैं? हाँ, कि बताइए एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और यही हम क्या बोल रहे हैं कि एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। 1 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आइए अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? विकास जी, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद कितना के तहत? 165 के तहत। बहुत बेहतरीन, 165, बहुत बढ़िया। अगला बताइए भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ है? भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड वही कोलार। बहुत बढ़िया, कोलार में। बहुत केजीएफ मूवी देखा ना, है ना? तो बस वही है, भारत गोल्ड माइंस कहाँ है जी? कोलार में है। तो जस्ट क्वेश्चन ये बताइए भारत में सोना कहाँ से निकल रहता है? कोलार से और हट्टी के खान से। और दोनों कहाँ है? दोनों कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश से निकाला है। देखिए कर्नाटक के बाद जो है वो आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, तो ये बताइए हीरा कहाँ से निकल रहता है? मकराना मध्य प्रदेश। पन्ना ना, हीरा जो है कहाँ से? पन्ना मध्य प्रदेश से प्राप्त किया है। और मकराना राजस्थान में क्या है? मार्बल के लिए। और देखिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं गलती मारने का, देखिए मेरा मुख्य क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। फटाक से बताइए शाहजहां ने जो ताजमहल का निर्माण कराया है वो संगमरमर कहाँ से लाया था? मकराना से। हाँ, ये वही हम 126 वाले में मेंस में मेरा दिया था, गलत मारे थे इसको गलत मारे थे हम। बहुत बेहतरीन। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जुंको तेबई, जापान की थी, 1975 में चढ़ी थी एवरेस्ट। देखिए जब एवरेस्ट की बात करते हैं, एवरेस्ट जानते हैं दुनिया का अगर बात किया जाए तो क्या चाहिए? एवरेस्ट जो अपना क्या चाहिए न वलित पर्वत है। ठीक ना, क्या बोले हैं? एवरेस्ट जो है अपना वलित पर्वत है। और ये अपना कहाँ, किस महादेश में है? एशिया महादेश में है। ठीक है, ये हिमालय की, ओहो, एवरेस्ट जो अपना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय जो है ये अपना वलित पर्वत है। ये बहुत सुंदर। तो देखिए जब बात एवरेस्ट को जानते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा था एवरेस्ट को। पृथ्वी का हाँ, मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत को ही फोल्डेबल पर्वत बोलते हैं। होता क्या है ना, देखिए जैसे सपोज कि जब प्लेट टेक्टोनिक हुआ ना, तो एक प्लेट क्या हुआ, बैठे, हाँ, एक प्लेट क्या हुआ भैया, यहाँ से हुआ, एक यहीं से अपने का दूसरा से अपना इधर से अपना हो गया। तो इस तरह साइज था, बोले अपना मुड़ गया। तो इसीलिए इसको कैसी फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं, या फिर इसको लहरदार पर्वत भी बोलते हैं।
पढ़ो तो ही पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। अब तो देखिए टू द पॉइंट वाली क्या बोल रहे हैं कि बताइए पृथ्वी का अपना तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? एवरेस्ट को, प्लस में इसके अलावा काराकोरम को भी कहते हैं। अब तो ये बताइए एवरेस्ट पर जाने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन थे? एरिक बिन मेमहर, बिना ऑक्सीजन के कुदौर जी। अब बहुत प्रथम विकलांग विटकर, बहुत विटकर, हाँ बहुत कैसे विटकर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। करेंटवा का भी एग्जैक्टली हम नहीं किया है। अगला स्टेज बताइए कि हिमालय पर 2 बार चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बहुत सुंदर। क्वेश्चन सुनिए, बताने वाले को क्या चाहिए भैया? एक 25 का रसगुल्ला हम आज अपने तरफ से खिलाने वाले हैं, ठीक है। अब किसको खाना है किसको नहीं खाना आप खुद डिसाइड कर लिए। और गलत बताने वाला भी एक खिलाएगा। हाँ तो बोले हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, हाँ एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अरे भैया हो, तो व्यक्ति का मतलब बहुत हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा है कि लोग तीन ठोक क्या खिलाइएगा? रसगुल्ला खिलाइएगा, ठीक ना। और कौन? राजभोग वाला 25 वाला, इसको जानते हैं। इसको जो है प्रथम बार चढ़ने वाला व्यक्ति नवांग गम्बू था, ठीक है। नवांग गम्बू ये शायद यूएसए का था, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कहाँ का था, शायद यूएसए का था नवांग गम्बू। बहुत बढ़िया था। अब नवांग गम्बू, ठीक है। अब देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बहुत सुंदर, बछेंद्री पाल। और 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोषी यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, कहाँ एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तेंजिंग एडमंड हिलरी और तेंजिंग नार्गे। तो बहुत सती बार ये लोग कब चढ़े थे? 1953। बहुत बढ़िया, हो गया ना। सोनू सूद क्या हाल है? सब तबीयत पानी बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला इस बताइए, भारत गोल्ड माइंस तो आप लोग बोल दिया ना जी। तो बताइए संगीतमय स्तंभ कहाँ है प्रसाद? बहुत बढ़िया, संगीतमय स्तंभ कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। बहुत बेहतरीन। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ है? बहुत केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान कहाँ है? शोध केंद्र कहाँ है? मैसूर में है। यही जस्ट मेरा क्या कह देगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। खाद से देखिए अभी और 4-5 क्वेश्चन बाद में बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी 4-5 क्वेश्चन को बाद में बोलते हैं। और बहुत बढ़िया। तो ये बताइए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट ना, हाँ बहुत सुंदर। अभी बताइए कि भारत के मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है? ठीक है, केप कोमोरिन कन्याकुमारी। केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी। बताइए भारत का सबसे, ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है भानु? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? बहुत बेहतरीन। कैसे हैं आर्यम जी? बताइए भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। बहुत चेन्नई राज्य है, बहुत तमिलनाडु। बहुत बेहतरीन। क्या चीज़? तमिलनाडु, ठीक ना। आपके स्क्रीन पर 1 लाख का, ठीक ना। कितना? 1 लाख का। हाँ, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। तो जस्ट अगला क्वेश्चन ये बताइए कि भारत का, ठीक ना, क्या बोले हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट बताइए कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ? ग्रेट का मतलब नहीं होता है बड़ा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अगला जो क्वेश्चन है आपसे हो, विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना कौन है? विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना कौन है? उच्चतम जल शक्ति, हाँ, सबसे अधिकतम जल शक्ति वाले परियोजना कौन है? रोंगटोन जल, वही बीजिंग में। किसने दिया बनाया? इसी पर अभी बड़ा इसी बनाया था, साल भर पहले आया होगा, मुझ कर रहे हैं। बस एकदम बिल्कुल ना। तो सुनिए, जो 3 गार्जियन डैम है ना, वो कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बैंड, सबसे बड़ा, ठीक ना। बहुत बेहतरीन। तो एक बात बताइए, नाचने वाली लड़की की मूर्ति कहाँ से मिला भानु? हाँ मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है। बहुत सम बताइए। हरिओम बोला जाए।
बहुत सुंदर। अजीत भैया बताइए, नाचे में लड़की की मूर्ति कहाँ से मिले? बहुत मोहनजोदड़ो से, बहुत बढ़िया। तो चलिए मोहनजोदड़ो से आगे तो मोहनजोदड़ो ही अपना कर लिया जाए। ये देखिए मोहनजोदड़ो से भैया क्या मिला? स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिला है, पशुपति की मूर्ति मिला है, पूजा का सामान मिला है, फिर अपना क्या बोलिए हाथी का मुंडी मिला है। मुंडी उसको तो मुंडा बोला जाएगा, ठीक है बस। अरे वही सर मुंडा वही ना, हाथी का सर अपना ही से मिला है। सूती वस्त्र जस्ट कहाँ से मिला है? तो जस्ट ये भी अपना मोहनजोदड़ो से ही मिला है। बहुत बेहतरीन। आगे अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बोलिए बोलिए विधायक जी, बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, हड़प्पा सही है, हड़प्पा से। अरे भैया हमको हड़प्पा दे रहा है बुक, तो हम कैसे कह देना? कहाँ आप देखे उस दिन सुनेगा? भारत तथा चीन के सीमांत रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये बताइए हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो अपना किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी के, बहुत सुंदर। ये बताइए सेलखड़ी कहाँ से मिला है जी? नहीं हम बोले सेलखड़ी कहाँ से मिला हड़प्पा सभ्यता? हाँ कहाँ से मिला हो? ये जो है अपना जानते हैं कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है, ठीक है बहुत बढ़िया। कालीबंगन कहाँ है? किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे राजस्थान में। इसके खोज किसने किया था कालीबंगन का? बहुत बेहतरीन, बीबी लाल तथा बीके थापर, बहुत सुंदर। तो अगला इष्ट बताइए कर्नाटक के रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ से मिला है? तलकाडू में। तलकाडू किसकी दूसरी राजधानी थी? बहुत सुंदर। सीधा प्रसाद जी को 50 करोड़ दिया जाएगा आज। और बोलिए तलकाडू किसकी दूसरी राजधानी थी जी? बाबुआ ये क्या है? बिट्टू जी बोलिए तलकाडू किसकी राजधानी थी? कहा हो अखिलेश मोदी, क्या हाल है? सुनिए सुनिए, देखिए इसीलिए बोलते हैं आपको, बोलते बहुत हमें दुख होता है। और दुख इसी बात पर मेरा माथा खराब होता है, जब पढ़ा हुआ चीज़ गलती मारते उस पर मेरा और माथा ही लीला जाता है यार। तलकाडू जो है गंगवंश की दूसरी राजधानी नहीं थी? गंगवंश की पहली राजधानी कहाँ थी? कोलार। और दूसरी राजधानी तलकाडू। गंगवंश का स्थापना किसने किया था? बंद करा था। गंगवंश का स्थापना किसने किया था? वज्रवंश पंचम ने। और गंगवंश की पहली राजधानी कोलार थी तो दूसरी राजधानी तलकाडू थी। और यही से क्वेश्चन ये आता है, क्या बोलिए कि होयसल के मंदिर का, चेना के मंदिर का निर्माण कौन कर रहा था? नहीं देखिए दूसरा चला गया। चेना के मंदिर का निर्माण अपना न कराते हैं होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन ना। बहुत सुंदर। तो गंगवंश में भी अपना एक क्वेश्चन कौन फंस रहा है जी? गंगवंश में ही अपना क्या चीज एक माधव, नहीं रुकिए थोड़ा सा, गंगवंश का वो अपना कौन सा व्यक्ति था जिसने दत्तक सूत्र पर टीका लिखा था? माधव प्रथम बोल दिए, माधव बोल दिए। उसका ही नहीं मिलता है अभी, मतलब हमें नहीं मिला है आज तक। अब एक क्वेश्चन और आता है कि गंगवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गंगवंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? हाँ वाह लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत एकदम मन एकदम गदगद करा दिए, बहुत सुंदर। कोंकणी वर्मन जो अपना काची बोलिए गंगवंश का प्रथम प्रतापी शासक था, ठीक है। गंगवंश में जो भी क्वेश्चन था बोल दिए। एक वाला आप लोग क्वेश्चन छोड़ रही मंदिर वाला, उसको भी बोल दिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला ये क्वेश्चन ये बताइए भारत का एकमात्र गांव जहाँ संस्कृत बोली जाती है? देखिए इसका एक कर्नाटक का मथुर गांव भी है, सुनो कर्नाटक का एक मथुर गांव भी है। हाँ और मथुर और उसके अलावा अपना कैसे एक तमिलनाडु का कांची भी है। हाँ तमिलनाडु का कांची ना, तमिलनाडु का कांची भी है, ठीक है। बहुत सुंदर। ओह ठीक है बाबा, करंट पढ़ लेता है जी। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है नहीं बताइए, मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश किसने दिया था? गुरु नानक ने। बहुत सुंदर। तो आज हम लोग क्या पढ़ ले? अरे काहे रमेश बाबू वहाँ भाग गए? इधर इधर ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री गुरु अपना पढ़ लिया है ना? रेडी है? बहुत बढ़िया। तो बताइए दीनबंधु जी, सिखों के 13वें गुरु को
9वें गुरु कौन थे? अरे बहुत सुंदर बॉबी मारिया। 8वें कौन थे आप बता दीजिए। बहुत सुंदर। 8वां कौन थे? हरकिशन ही न थे? हर राय हरकिशन, बिल्कुल सही है, एकदम से भैया। ठीक बात है, हमरो थोड़ा डेटा तो मैच करा ले तब ना। बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला ये क्वेश्चन आता जानते हैं, सिख गुरु। अरे यार देखिए हम लोग किसकी बात करें? सिख गुरु की। देखिए जब सिख गुरु की बात करते हैं तो देखिए सिख धर्म में जितने भी गुरु हैं, ठीक ना, क्या बोले हैं, सिख धर्म में जितने भी गुरु हैं हम लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं? पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करें। देखिए जब सिख धर्म के गुरु की बात होती है तो सबसे पहले अपने आते हैं गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी में हुआ था। ठीक है, क्या बोले, गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1538 अथवा 1539 करतारपुर में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक के माता का नाम अपना क्या था भैया? सुलक्षणी। ठीक है, बहुत सुना। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता था, सुलक्षणी इनके वाइफ का नाम था। बीच में बोल दीजिएगा, घबरा जाएंगे, ठीक ना, इसलिए बीच में नहीं। ठीक है, क्या बोले हैं, गुरु नानक के माता का नाम क्या बोले हैं? तृप्ता, और पिता का नाम कालूराम था। ये कालूराम आज भी गायब है। बहुत बड़ा। इनके पिता का नाम क्या था? कालूराम था। और इनका विवाह जो है सुलक्षणी से हुआ था। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ था? सुलक्षणी से हुआ था। ये बोलिए जब अपना जब 5 बार हमारे देश का चक्कर लगाए थे ना, तो इसे सिख धर्म में उदासीस के नाम से जाना था। ठीक है, किस नाम से? उदासीस के नाम से। अब एक टू द पॉइंट वाली मजे वाली बात यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर मजे वाली बात क्या आ जाती है, तो यहाँ पर देखिए मजे वाली अपना एक बात ये आ जाता है कि देखिए इन्होंने इस सिख धर्म का स्थापना किया है। ठीक है, इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया है तथा संगत एवं पंगत, ठीक है, कह लो, तथा संगत एवं पंगत का भी स्थापना इन्होंने ही किया है। ठीक है, संगत मतलब धर्मशाला हो गया, पंगत मतलब क्या चीज़? भोजन हो गया। ठीक है, पंगत मतलब क्या हो गया? भोजन हो गया। उससे बहुत सारे बोले लोग, बहुत बेहतरीन ये बात है। नहीं, जहाँ पर जो भोजन होता था ना उसको बोलते थे पंगत। ठीक है, बहुत भोजनालय, बहुत बढ़िया। भोजनालय में लेकिन रोज घूमने जाते थे कि मैंने व्यवस्था। अरे बिल्कुल, वहाँ पर ये घूमने जाते थे, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं, अपना संगत तथा पंगत अपना बोलिए दिए। अब इनको जानते, इनका देखिए खूबी क्या है कि बोलिए अपना क्या चीज़, मानव बंधुत्व का नारा दिए थे। और इनसे बोलिए अपना एक क्वेश्चन यह है कि इनसे नहीं, इनको छोड़ दीजिए। अब आते भैया सिखों के दूसरे गुरु। तो सिखों के दूसरे गुरु कौन था जीत भैया? गुरु अंगद है। बहुत सुंदर। गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था? बहुत सुंदर। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे तथा इनके बचपन का नाम लाना था। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि को, ठीक ना, क्या बोले हैं, हाँ, इन्होंने कहा गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो ये अपना गुरु अंगद ही है। और गुरु अंगद क्या कहते हैं? संगत तथा पंगत को अनिवार्य कर देते हैं। ठीक है, यानी कि परमानेंटली। अब भैया क्या होगा कि धर्मशाला और भोजन क्या चीज़ हर वक्त खिलाना ही खिलाना है। और बताइए कि 1469 लगभग बोलिए 1469 करीब है ना, तो उनके बाद में क्या मान लीजिए 30 वर्ष बाद ही अपनाए होंगे। 30 नहीं, मान लीजिए 1500 समथिंग में, 1500 से लेकर कौन हो गया? 2023 हो गया। 500 समथिंग बरस से क्या चीज़ बोली वो लोग खिला रहा है। कितना बरस से? 500 समथिंग बरस। इसका मतलब क्या? रीढ़ी रहिएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश पर्व न बोलिए। बहुत सुंदर। और देखिए एक चीज़ देखिए वहाँ पर बोल दे, गुरु नानक ने 2 चीज़ बात बोल छोड़ दे। तो बताइए गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? 15वीं शताब्दी में। और उस समय क्या बोलिए भारत की 16वीं शताब्दी में। ठीक है, सिख धर्म का स्थापना कब किया था? 1469 उनका जन्म न हुआ था इसका स्थापना, लेकिन इसका स्थापना रहता है। बिल्कुल सही है, 15वीं में। 15 सुने, ये क्या करते हैं कि सिख धर्म की स्थापना जब 15वीं शताब्दी में करते हैं। और ये किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। ये किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। ठीक है, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल हो जाएंगे, बाबर हुमायूं बिल्कुल हो जाएंगे। और इनको कहते हैं खत्म। अब आते हैं सिखों के तीसरे गुरु। तो ये बताइए सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। देखिए जब सिखों के तीसरे गुरु अमरदास आते हैं तो ये क्या करते हैं? ये जानते हैं, इनकी बेटी थी बीबी भान। ठीक ना, इनकी बेटी थी बीबी भान। बीबी भान को अकबर क्या करता है? बहुत सारा गाँव दान दे देता है। ठीक है, और क्या बोलिए कि सिख धर्म में 22 गद्दियों का निर्माण भी अपना कौन करते हैं? तो यही अपना अमरदास ही करते हैं। और अमरदास ने हिंदुओं से अपना एक अलग विवाह पत्ती, अमरदास ने हिंदुओं से एक अलग अपना विवाह पत्ती लवन पत्ती, ठीक है, की शुरुआत करते हैं। और अमरदास तथा अकबर कहाँ मिलते हैं? गोविंदवाला में। ठीक है, अमरदास तथा अकबर कहाँ मिलते हैं? गोविंदवाला में।
अब बात किसकी कर रहे हैं? सिखों के गाय हो बालक। देखिए क्या बात कर हम लोग सिखों के चौथे गुरु। तो सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। ये क्या करते हैं जानते हैं? गुरु पद को पैतृक बनाए थे। ये क्या करते हैं? गुरु पद को ये पैतृक बनाए थे। गुरु पद को पैतृक बनाने के साथ साथ ये क्या करते हैं? इनकी पत्नी का नाम था बीबी भान। इनकी पत्नी हो जाती है बीबी भान, ठीक है। हाँ, अमरदास की जो बेटी थी। अब देखिए क्या बोले हैं कि इनकी पत्नी का नाम था बीबी भान, और बीबी भान को अकबर क्या करता है? ये 500 बीघा ज़मीन देता है, और ज़मीनवा कहाँ देता है? वही जो वर्तमान में अमृतसर शहर है ना, वही ज़मीनवा था। तो ये क्या करते हैं कि सबसे तो पहले अपने एक अमृतसर नगर का स्थापना करते हैं। गुरुपद को अपना क्या बोले कि वास्तविक अपना बना देते हैं, और अमृतसर नगर में ही अपना क्या चाहिए? अमृतसर जलाशय का निर्माण कराते हैं, ठीक है। अमृतसर नगर में ही अमृतसर जलाशय का निर्माण कराते हैं। अब बात करते हैं किसकी? सिखों के 5वें गुरु। देखिए सिखों के 5वें गुरु अपना कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। तो देखिए जब गुरु अर्जुन देव आते हैं तो देखिए गुरु अर्जुन देव का चर्चा में कायला है। तो देखिए गुरु अर्जुन देव का चर्चा में होने का मेनली 2 वजह है, 2 नहीं 2-3 वजह। देखिए ये सबसे पहले अपना क्या करते हैं भैया? आदि ग्रंथ का रचना करते हैं, जिसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं ना। ये क्या बोलिए? वही गुरु ग्रंथ साहिब अथवा आदि ग्रंथ का रचना करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि अमृतसर में जो अपना स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण कराते हैं। लेकिन उस पर जो स्वर्ण लेपन कौन कराता है? महाराजा रणजीत सिंह, ठीक ना। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करते हैं? गुरु अर्जुन देव। और उस पर जो अपना स्वर्ण जो पट्टी कौन मारवाते हैं? रणजीत सिंह। बहुत सुनिए इसके सिख धर्म का वास्तविक में हो सकता है। अच्छा ये होगा कि मतलब उत्तरकालीन में दे सकता है, उत्तरकालीन में दे सकता है, नहीं तो पहले तो ही ना रहन, पहले यही ना लोग रहन जा। तो देखिए क्या बोले हैं? गुरु अर्जुन अपना आदि ग्रंथ तो गुरु ग्रंथ साहिब अपना रचना करते हैं। और उसके अलावा भैया क्या करते हैं? अरे उसके अलावा भैया क्या बोलिए ना कि उसका निर्माण नहीं कराते हैं, जो ही बोले हैं। किसका? बहुत सुंदर स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराते हैं, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराते हैं। आप प्लस में ये क्या कहते हैं? अमृतसर में ये हरमंदर साहिब का निर्माण कराते हैं, ठीक है। प्लस में ये अमृतसर में हरमंदर साहिब का निर्माण कराते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं? ये जानते हैं करतार नामक बोलिए अपना क्या करतारपुर नामक नगर आएगो। देखिए एक और कोई एक करतारपुर नगर नामक नगर आएगो अपना, कोई एक 10 एक 9 और नगर है, उसका भी स्थापना कौन करते हैं? तो गुरु अर्जुन देव ही करते हैं। अब देखिए गुरु अर्जुन देव तो अपने इस सब का स्थापना कर दिए। ये क्या करते हैं कि एक बोलिए मनसद प्रथा चलाते हैं, ठीक ना। ये क्या बोले हैं? सिखों में एक मनसद प्रथा चलाते हैं। सिखों में मनसद प्रथा का तात्पर्य क्या था? सिखों में मनसद प्रथा का तात्पर्य था कि जितने ही बोले सिख बंधु हुए उनको अपने बहुत बेहतरीन, उनको अपने इनकम का 1/10 किसको देना होता था? सिख गुरु को, सिख गुरु को अपना ये होता है। अब इनमें देखिए ट्विस्ट वाली कब आती है? एक आप लोग जहांगीर चोट्टा का नाम सुनेंगे ना। जहांगीर का बेटा था जिसका नाम था, बड़ा बेटा नाम था खुसरो। खुसरो का ये क्या करते हैं? उसका बोलिए मदद करते हैं। मदद किस लिए करते हैं? नहीं, खुसरो का ये मदद करते हैं। कहते हैं ये कि तुम जो है भैया अपना सरकार बनाओ, और तुम्हारे उसको सरकार बनाने के लिए अपना क्या बोलिए कि कुछ अपना पैसा भी देते हैं, कुछ अपना एक तरह से सैनिक, हाँ इस तरह से जो अपना फिजिकली सहयोग है वो भी करते हैं। तो ये गुरु अर्जुन देता था, खुसरो पूछ लेते ये दोनों लोग कहाँ मिले थे? गोविंदवाला में। ये दोनों लोग कहाँ मिले थे? गोविंदवाला में। अब जहांगीर क्या करता है कि इन्हीं के बेटा, जहांगीर क्या करता है कि अपने बेटा खुसरो की मदद करने की वजह से सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देता है, ठीक है। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देता है। बहुत हाँ तरनतालपुर, बहुत बेहतरीन। उनके अपना क्या करता है? हत्या करता है। अब बात क्या करें भैया? सिखों के 6ठे गुरु। तो देखिए जब सिखों क्या हुआ? बहुत सुंदर, अरे लाजवाब, बहुत बढ़िया। तो सिखों के 6ठे गुरु कौन थे? सुनो, गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त हरगोविंद बोल के कब गए? 6ठे गुरु हरगोविंद थे। ये क्या करते हैं? अकाल तख्त निर्माण करते हैं, ठीक है। अकाल तख्त निर्माण करते हैं, अमृतसर नगर की किलेबंदी कराते हैं। सिखों को क्या बोलिए एक वास्तविक रूप से अपना सैनिक में अपना क्या चाहिए, फिर लड़ाकू के रूप में अपना यही परिवर्तित बहुत हाँ इकट्ठा करते हैं, परिवर्तित करते हैं यही। उसके अलावा ये बंदे क्या करते हैं जी? तो वही ना बोले सिखों को अपने एक सैनिक के रूप में संगठित करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? बस 2 तलवार बोलिए अपना बांध के गद्दी पर बैठते थे, ठीक ना। क्या बोलिए अपना 2 तलवार गद्दी पर बांध के बैठते थे। और उसके अलावा ये बंदा क्या करते हैं कि बोलिए अपना दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था यही कराते हैं, ठीक है। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था यही कराते हैं, यानी कि कौन? गुरु हरगोविंद। बहुत बेहतरीन। अब क्या बोलते हैं? सिखों के 7वें गुरु। देखिए सिखों के 7वें गुरु हर राय थे। ये जो सिखों के 7वें गुरु
कोई बात नहीं, और हो जाते टावरवा गलती पकड़ लेता हो जाता है, ठीक है। अरे घबरा ठीक, और भैया कोई बात नहीं, होता है, बहुत सुंदर। तो क्या बोले थे, सिखों के 7वें गुरु अपना हर रहे थे और ये बंदा का जी दारा शेखी को आशीर्वाद दिए थे, तो थास तू, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला इस बात क्या करते हैं, सिखों के 8वें गुरु। 8वें गुरु भैया कौन होते हैं जानते हैं, गुरु हरकिशन थे। हरकिशन जो अपना काची इनको गुरु पद के बारे में जा करके एक बोलिए काची औरंगजेब को समझाना पड़ता है, तथा इनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है, ठीक है। तो चेचक किस वायरस से होता है बच्चा, बहुत सुंदर, वेरियोला से। चेचक वेरियोला वायरस है, ठीक है। और छोटी माता वेरिसोला वायरस है, ठीक है। छोटी माता वेरिसोला वायरस है और चेचक किस है, वेरियोला वायरस है। बहुत बढ़िया, हो गया। अब देखिए टू द पॉइंट वाली, और हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करते हैं भाई, तो और हम लोग जानते हैं किसकी बात करते हैं, सुनो जी, 8वें हो गया, 9वें की बात करते हैं। तो देखिए जब सिखों के, जब हम लोग 9वें गुरु के बारे में बात करते हैं तो बताइए सिखों के 9वें गुरु कौन थे, बहुत बेहतरीन। ये सिखों के 9वें गुरु अपना गुरु तेग बहादुर थे। इन्हें हिंद का चादर अथवा बाबा बकला के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना, क्या बोले हैं, हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। इन्हें हिंद का चादर अथवा बाबा बकला के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या बोलिए, ठीक ना, इन्होंने बोलिए अपना इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किए थे और इसीलिए औरंगजेब क्या कर दिया करता है, इनको दिल्ली में हत्या कर देता है। अब हत्या नहीं बताते कैसे करता, बताइए दिए थे, फांसी नहीं दिलवाता है इनका, जानते एक एक बॉडी का पार्ट पार्ट कटवाता है, लास्ट तक बोलता है कि आप क्यों भैया इसको स्वीकार करो, किसको, इस्लाम को। क्या है, इनको तो दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले क्या इनका बोटी ये बंदा बोलिए क्या चीज अलग निकलवा दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट तक बोला जाता है कि आप जो है मतलब भैया क्या चीज इस्लाम धर्म स्वीकार छोड़ देंगे। ये बंदा बोलते हैं कि मर जाएंगे लेकिन इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करते, लेकिन उस समय भी इनके मुख पर बोलिए अपना एक तेज, अपना एक अलग प्रकार का ही था। उस समय जैसे होता है, अगर आप मौत को देखिए तो कहा होगा अरे बाबा मर गए, चाहे क्या बोले टक से मौत को छूकर आ गया, बोलिएगा ना, हाँ। लेकिन वो बंदे बोलिए कितने हिम्मत वाले थे, उस परिस्थिति में बोलिए अपना नहीं बदले। अगर कोई बोल दे, आपसे नहीं, आप मोस्टली 90% लोग बोल रहे हैं, कोई कह देगा कि अपने बाबू के बदला था, कह के हमारे बाबू फलाना सीना उड़ा, अब मौत रहे सामने, अरे भैया नहीं मेरे बाबू नहीं, आप ही मेरे बाबू है। वास्तविक आदमी बनिए, आदमी क्या बनिए, गुद्दा वाला। बहादुर वैसे व्यक्ति थे, ठीक ना, जिनका नाम मतलब क्या चाहिए बोलिए कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, वास्तविक रूप से लिखा गया है। और उनका बोलिए 10 बार हम लोग को नमन करना चाहिए ऐसे सूरवीरों को। अब आते हैं काजी सिखों के 9वें गुरु के बाद में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिखों के 10वें गुरु। तो देखिए सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। बहुत बढ़िया, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जानते हैं 1666 ईस्वी में, यही अपना पाटलिपुत्रा में होता है, ठीक ना, यही पाटलिपुत्रा पंडित पटना साहिब पटने में ना है, ये अपना पटना साहिब में जन्म होता है। और ये व्यक्ति आधुनिक सिख धर्म का स्थापना 1699 में करते हैं, ठीक है। क्या बोले, क्वेश्चन ये रहता है कि आधुनिक सिख धर्म का स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने, क्या बोले हैं, आधुनिक सिख धर्म का स्थापना कौन करता है, गुरु गोविंद सिंह ने। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली क्या बातें होती हैं कि भैया 1699 में आधुनिक सिख धर्म का स्थापना करते हैं, उसके अलावा अब ये चर्चे में किस लिए हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं भैया, पाहुल प्रणाल यही शुरुआत करते हैं, बादशाह अथवा बादशाह की उपाधि लेते हैं, खालसा पंथ की भी शुरुआत यही कराते हैं, ठीक है। सिखों के लिए 5 क्या कार, ठीक ना, काड़ा कंगी केस ये सब जो होता है ना, 5 क्या कार अपना ही देते हैं। और जफरनामा का क्या बोलिए, जफरनामा का, बहुत जफरनामा को फारसी में लिखते हैं, बहुत बढ़िया। जो सिख में जो अपने नहीं देखते हैं, हरविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह, जो हाँ कौर सिंह, हाँ औरतों में कौर। तो जो सी का टाइटल दिया है ना, वो कौन दिया है, अपना गुरु गोविंद सिंह दिए, ठीक ना। सी का टाइटल कौन दिया है, यही गुरु गोविंद सिंह दिए हैं। और उनकी कार्यस्थली कौन थी, पावोता। गुरु गोविंद सिंह की कार्यस्थली कौन थी, पावोता, बहुत बढ़िया। और देखिए इनका जानते हैं 2 बेटा थे जिनका नाम था फतेह सिंह तथा जोरावर सिंह। इनके 2 बेटा थे फतेह सिंह तथा जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को कहा करता है वजीर, बहुत सुंदर, वजीर खां। वो क्या कहता है कि भैया समझिए कि जिंदा दीवार में चिन्मा देता है, कौन, वजीर खां। तो वजीर का देखिए जब चिन्माएगा तो चिन्मा देता है, इसी में से बोलिए अपने एक शेर निकलता है और नाम था भैया बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। अब बंदा बहादुर निकल कर मार खच्चर वजीर खां क्या करता है, खच क्या करता, बंदे को वही काम तमाम करता। उसको क्या बंदे का भुंजिया बनाया था, ठीक है, भुजिया बनाया था साले को, बहुत बढ़िया। क्या कहते उसको भुजिया बनाया था। अब होता क्या है कि इनको जानते हैं,
औरंगजेब का कोई अपना एक सेनापति था एग्जैक्टली उसका नाम अब नहीं औरंगजेब का सेनापति कौन था? औरंगजेब नहीं, फर्रुखसियार का सेनापति इनको मार देता है। ठीक है, तो इनका भी चलिए कहानी ये समाप्त कराते हैं। लेकिन एक चीज़ टू द पॉइंट ये ले लीजिए, शहादरा में कहाँ याद रख लीजिए, शहादरा में बोलिए बंदा इतना बोलिए मुगल सैनिक काटते हैं कि शहादरा बोलिएगा जो खून से लाल लाल हो जाता है। और शहादरा का आज भी कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो कौन किए थे? बंदा बहादुर किए थे। तो वैसे ही बोलते हैं कि सूरवीर बनिए तो आप लोग भी एकदम लड़ाई होना चाहिए, जिद होना चाहिए। और किसी भी चीज़ को जीतने के लिए जरूर सबसे पहले क्या जीत तो जरूरी है, क्योंकि जब तक जीत नहीं रहेगा तब तक नहीं हो रही है, तब तक कुछ नहीं हो। वास्तविकता बोले इसका एग्जाम्पल क्या लीजिए भैया, ले लो आप ये थे मांझीता माउंटेन मैन। अब बताइए उनका जीद है ना था कि बताइए वो 1 फीट या 2 फीट के गदाला से भैया 2 इंच का बोले 1 फीट के सॉरी क्या बोले 3 फीट का गदाला बोलिए आधा फीट का इंच से छेनी हथौड़ी, गदाला नहीं छेनी हथौड़ी। बताइए बंदा को पूरा पहाड़ तोड़ दिए हैं। वास्तविकता ही है। महात्मा गांधी भैया उसको पटका वहाँ पर, कहाँ पर? हाँ, अफ्रीका के प्रीटमारिट्सबर्ग स्टेशन पटका। वो वहीं बोले कम बैक माई कंट्री, आई विल डेफिनेटली, मैं तुम्हें जरूर यहाँ से जरूर भागूंगा। बंदा को भगा। नेल्सन मंडेला क्या बोलिए सबसे लंबे राजनीति कैदी रहा है, लेकिन बोलिए वहाँ पर क्या प्रजातंत्र। तो इसके लिए किसी भी चीज़ को लिए एक जरूरी नहीं लड़ाई लड़ने के लिए आप लाइफ में कुछ कर पहले पागल होना चाहिए और एक जिद होना चाहिए। जिस दिन बोले इस व्यक्ति में आ जाएगा उस दिन क्या होगा? जिद जरूर होगा। ठीक है बस बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, आवेश की सीजीएस प्रतिम इकाई क्या है? हो कुलम में ना है। तो ठीक है, तो रुकिए स्थिर वैल्यू तो पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 दोनों आया था। तब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ था? बहुत बढ़िया, क्या बोले हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। बहुत सुंदर। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को, ठीक ना, इस प्रस्ताव को कौन बनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसको लिखते असहयोग आंदोलन को मौलाना अबुल कलाम आजाद उसको पारित कराते हैं जी वर्धा में। ओह ठीक ना, हम गलत बोले। ठीक है, बना बिल्कुल सही है। भारत बहुत सुंदर। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को अपना क्या बोले इस प्रस्ताव को वर्धा से शुरुआत, इसके प्रस्ताव को मंजूरी मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा 1942 में वर्धा से दिया गया। ठीक है, और जो भारत छोड़ो हम लोग बोलते हैं, इस भारत छोड़ो वर्ड को जो दिए हैं कौन? तो मेहर यूसुफ अली। ठीक ना, भारत छोड़ो शब्द को कौन दिया? मेहर यूसुफ अली। इसके लिए प्रचलित कौन बना दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ये कहते हैं कि भैया डू और डाई, या तो करो नहीं तो मरो। ठीक है, कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कहते हैं। अब देखो होता क्या है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं? क्विट इंडिया को अपना कौन देते हैं इस सबको? मेहर यूसुफ अली। अब होता क्या है कि देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को ऑपरेशन जीरो आवर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक ना, भारत छोड़ो आंदोलन को ऑपरेशन जीरो आवर के भी नाम से जाना जाता है। इसका ऑपरेशन जीरो आवर क्या मुख्य उद्देश्य था कि भैया हाँ जो जहाँ पकड़ा है उसको वहीं से उठा के सीधा जेल में डाल दो। ये आंदोलन कभी अपना बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक ना, क्या बोले हैं? ये आंदोलन कभी बढ़ना नहीं चाहिए। और इसी में देखिए इन लोगों का मुख्य उद्देश्य ये भी था अंग्रेज लोगों का कि महात्मा गांधी को जेल में ठूस दो और उसी में भैया मुआ दो, जेल में ठूस के वहीं मार दो। लेकिन बोले इतना उग्र रूप पकड़ लिया कि उन लोगों को क्या बोले मजबूरन महात्मा गांधी को छोड़ना पड़ा था। बहुत सुंदर। और देखिए क्या बोलते हैं कि देखिए भूमिगत रेडियो प्रचार में अपना कौन करती हैं? उषा मेहता। और इसके अलावा काची रेडियो प्रचार में भी कौन थे? राम मनोहर लोहिया भी थे। ठीक ना, क्या बोले? राम मनोहर लोहिया भी थे भूमिगत रेडियो प्रचार में। अब होता क्या है कि देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्वेश्चन ये रहता है कि जो अपना कुछ प्रमुख अपना व्यक्तियों को पकड़ा गया था और इनको कहाँ रखा गया था। तो देखिए बहुत सुंदर। सच्चिदानंद कब जुड़े थे? बहुत बढ़िया। सच्चिदानंद जो अपना का चाहिए क्वेश्चन नहीं देता है कि सच्चिदानंद बोलिए अपना का चाहिए। बहुत सुंदर। जेपी नारायण, सच्चिदानंद, ये जो राम मनोहर लोहिया। बहुत सुंदर। जेपी नारायण, सच्चिदानंद, राम मनोहर, ये सभी लोग जो थे हैं ये बोलिए हाईलाइट हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के सराहनीय।
अब होता है क्या कि इन लोग जानते हैं जिसको जहाँ पकड़ लिया भैया वहीं पकड़ के दबोच दिया गया। तो सपोज क्या, हाँ तो सपोज क्या थी, जेपी नारायण को कहाँ बंद कर रखा गया था? हजारीबाग में। और हजारीबाग से जेल से फरार हो जाते हैं, हाँ नेपाल में जाकर वहीं से बोलिए अपना क्या चीज़ भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, नेपाल से जा करके। अब क्या होता है, अपना जस्ट बिहार के राजेंद्र बाबू को कहाँ रखा गया था? बांकीपुर में। तो एक क्वेश्चन जानते भुलवाने के लिए कह देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के सर निकलने से कौन अपना दिल्ली में नहीं था, एक क्वेश्चन ये देता है, 100 ऑप्शन में दे करके अब उसमें राजेंद्र बाबू को दे देगा, ये हो गया। तो महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? आगा का पैलेस में। महात्मा गांधी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, और प्लस में सरोजिनी नायडू, ये तीनों लोग कहाँ रखा गया था? आगा का पैलेस में ही। नहीं सुनो, अरे भैया थोड़ा सा रुकिए है, बाहर एक लाख के बाद आप उम्मीद करें 1 साल पहले ही पूछे थे, और 1 साल भैया पहले से ही ना माल कहते हैं जी। अरे वो तो बुकवा अपना कॉमन सेंस भी यूज करने दिया, ठीक ना, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, बहुत सुंदर, मौलाना अबुल कलाम आजाद को कहाँ रखा गया था? बांकुड़ा जेल में ना जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहाँ रखा था? बांकुड़ा जेल में। और राजेंद्र बाबू को, अरे राजेंद्र बाबू ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को, बहुत जवाहरलाल नेहरू कहाँ रखा था? अल्मोड़ा जेल में। अब आते चले टू द पॉइंट, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, वो तो अहमदनगर में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं अहमदनगर जेल से, बहुत बढ़िया। हाँ तो ये बताइए, आवेश की सीजीएस प्रति इकाई क्या है जी? कूलम है, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? स्थिर वैद्युत पढ़ लिया जाए ना, क्या पढ़ लिया जाए? स्थिर वैद्युत पढ़ लिया जाए। तो देखिए, जब स्थिर वैद्युत की जब हम लोग बात करते हैं तो भैया क्या बातें आती हैं? तो बताइए प्रसाद, स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं? बताइए आप, स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं? हाँ बोलिए, स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, आप बोलिए विकास जी, आप बताइए। दीनानाथ जी, आप थे उसमें। हाँ ना, बोलिए, बहुत सुना, बोलिए। हाँ जरूर नहीं कि बोलिए, बस अपना समझ ले, बस वो भी जरूर बोलिए। अब 3 इडियट्स में क्या बोला था भैया, मशीन क्या है? तो बोला कि मशीन इज द सच टाइप ऑफ थिंग्स विच आर मेक लाइफ इजी। एज ए एग्जाम्पल, दिस इज मशीन। तो भैया टीचर क्या बोले कि अरे यार मशीन है ही, वास्तविक मशीन है ही, यही ना है, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि मतलब वही जो किताब में वही, आप बोल दीजिए, बहुत बेहतरीन है, बोलिए। अच्छा चलिए तब ठीक है, कुछ बताइए, बहुत सुंदर लेकिन आप बोले हैं, बोलिए। यही बोले कि धारा स्थिर रहे, वही ना स्थिर वैद्युत होगा। ठीक नहीं, ठीक है, वो तो हो ही गया, ठीक है, वो तो हो ही गया। देखिए, स्थिर वैद्युत में जो अपना विद्युत स्थिर वैद्युत में आवेश जो वो अपना स्थिर रहता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। सुनिए क्या बोले हैं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से, क्या बोले हैं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत कहते हैं। अब भैया क्या इसे रगड़ना है? तो इसका एग्जाम्पल देखना है ना, तो कंघी ले लीजिएगा, हमारे बलवा में तेल लगा कर इसी से झाड़ लीजिए 2-3 बार, और तब उसको चेक कीजिएगा जमीनों पर सेटा करके, तब मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अपना उसी का एग्जाम्पल है जी, बहुत, हाँ बहुत बड़ा एकदम होगा, बहुत बेहतरीन, हाँ बस तो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है तेल लग जाने की वजह से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत कहते हैं। अब देखिए, स्थिर वैद्युत में क्वेश्चन ये आता है कि देखिए, स्थिर वैद्युत में आवेश हमेशा क्या होता है? स्थिर रहता है। स्थिर वैद्युत में आवेश हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। और देखिए क्या बोले हैं कि वस्तु में आवेशन का मुख्य वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। कोई भी वस्तु को बोलिए कब आवेशित होगा? जब बोले अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तभी ना। क्या बोले कि कोई वस्तु कब होगा? जब अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तब। बहुत बढ़िया, तब कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहा जाता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहा जाता है? अरे भैया, कोई भी अपना क्या बोलिए विद्युत का बहुत, कोई भी अपना विद्युत का अपना वह स्थान जहाँ पर बोलिए अपना क्या चीज़ आवेश को अपना क्या बोलिए जहाँ पर सबसे अधिक उपस्थित उसको ना आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तो पृष्ठ घनत्व किस पर, जो स्थिर वैद्युत में पृष्ठ घनत्व किस पर निर्भर करता है? राजू जी, किस पर निर्भर करता है? आवेश जो है, सुने, आवेश का पृष्ठ घनत्व किस पर निर्भर करता है? बहुत सुंदर। अरविंद जी, सरजीत जी,
कहा भानु क्या लो, उसका पृष्ठ घन जो है त्रिज्या पर नहीं निर्भर करता है। आप एग्जाम्पल के रूप में क्या लिए, सपोज कि यहाँ आवेश चला दीजिए मेरे हैंडे पर, यहाँ पर भैया आप आवेश चला दो। आवेश जब आप चलाओगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर बोलिए अपना क्या चीज़, जब ज़्यादा एरिया है तो स्पष्ट बात है उसका कम आवेश होगा। सपोज कीजिए 2 बूंद पानी से ले ली, 2 बूंद भैया का चीज पानी ले ली है, यहाँ पर रखेंगे तो इसका क्या होगा, कम एरिया होगा ना। लेकिन जब वही 2 बूंद पानी को यहाँ ला देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा घना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वही ना हो गया। त्रिज्या बोलिए, त्रिज्या ज़्यादा बेहतर रहेगा क्षेत्र, ठीक है, अगर नहीं हो तो वहाँ दिया जा सकता है। तो ये अपना ये भी हो गया ना। तो अब देखिए जस्ट बताइए विद्युत क्षेत्र किसे कहा था, जरा आप लोग हमें ये बता दीजिए। विद्युत क्षेत्र ना वैसा क्षेत्र जहाँ पर मतलब विद्युत धारा का प्रवाह जहाँ तक अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र। बहुत सुंदर, यानी कि एक ऐसा प्रवाह जहाँ पर बोलिए क्या चीज़ कि विद्युत धारा का प्रवाह को अनुभव किया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। और देखिए जस्ट इसी में और क्या पढ़ना आता है जी, और इसमें क्या पढ़ना है, सेल इसी में पढ़ना है ना। सेल इसमें नहीं पढ़ना, सेल इसी में है। हमारा तो एकदम इसी में है, बिल्कुल सेल इसी में पढ़ना है। तो आइए तब सेल पढ़ लिया जाए ना। आप बताइए आशुतोष उजाला, सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल मतलब बोले तो बैटरी का भाई बैटरा, बोलिए बहुत कौन कौन, बहुत सुंदर, लाजवाब। तो आप बताइए प्राथमिक सेल का 2-4 एग्जाम्पल दीजिए। बहुत सुंदर, डेनियल सेल हो जाएगा, ब्रोमेट सेल हो जाएगा, बहुत सुंदर। ठीक, बताइए वोल्टीय सेल, वोल्टीय प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल बताइए भानु किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, प्राथमिक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, आप बताइए अखिलेश। हाँ, रासायनिक ऊर्जा को, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, सही है, सही है, लॉक कर दिया जाए, एकदम सही है, बहुत सही। क्या करता है भैया, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखिए प्राथमिक सेल जानते हैं किसको हम बोलते हैं, जो बैटरिया, सिंपल से पहले प्राथमिक सेल का 2-4-5 एग्जाम्पल है। VDSLV यानी कि वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, ब्रोमेट सेल, सुख सेल और लेक्लांसे सेल। VD, हाँ क्या क्या बोले, कैथोड सेल होता है, ये तो प्लस माइनस ना कैथोड एनोड बोलते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए तो पहले देखिए VDSL जो बार बोलते हैं इसको माइंड में फिट कर लीजिएगा। तो VD का मतलब वोल्टीय सेल और D का मतलब डेनियल सेल। तो ये बताइए वोल्टीय सेल का क्षमता कितना वाट का होता है बच्चों, बहुत सुंदर, सीधा 50, आप क्या, बस 1.08। तो ये बताइए डेनियल सेल का क्षमता कितना होता है, कितना, उतना 1.08, ठीक है, VD अपना हो गया। अब बात करें एसएल, VD का मतलब होता है वोल्टीय सेल और डेनियल सेल, ठीक ना। VDSLB बी फॉर ब्रोमेट सेल, बहुत सुंदर। तब वोल्टीय सेल और डेनियल सेल का अपना कैसे कितना वोल्ट का होता है, 1.08 का होता है, जबकि SLB कितना का होता है, 1.5 का होता है। अब देखिए तो ये बताइए वोल्टीय सेल का एनोड किसका बना होता है, देखा फिर सब लोग आराम कर लेगा, बहुत सुंदर। अरे मन कर रहा है तुम सबको भैया हम 50-50, आपका ही फुसिया होता है, बहुत सुंदर है, इसे सही, लेकिन फुसिया होता है ये। सलाह कर रहे थे ना, एग्जाम में किससे सलाह कीजिएगा, आप लोग जानते हैं जो दुख है ना बहुत से ज़्यादा दुख दे रहे हैं, अक्यूज कराने का कोई हम देख रहे फायदे नहीं हो रहा है, सीरियसली हम बोल रहे हैं, मैं नहीं सीरियस बोल 100%, किस कराने का कोई फायदा नहीं है। अरे भैया देखिए VD का जब कभी एनोड आ जाएगा किसका, कॉपर का बना होता है, ठीक ना। तो ये बताइए SLB यानी कि शुष्क सेल लेक्लांसे सेल, ठीक ना, शुष्क सेल और लेक्लांसे सेल का कैथोड किसका बना होता है, बहुत सुंदर। और VD यानी कि वोल्टीय सेल और डेनियल सेल का कैथोड किसका बना होता है, जस्ता का, बहुत सुंदर। यानी कि प्राथमिक सेल में लगभग जितना भी सेल होता है उस सबका कैथोड किसका बना होता है, जस्ता का। एनोड ही अपना चेंज हो जाता है, एनोड अपना क्या होता है, चेंज हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या बोले हैं वोल्टीय VD, तब वोल्टीय सेल और डेनियल सेल का एनोड किसका बोले, कॉपर का, जबकि शुष्क सेल और लेक्लांसे सेल का सेल किसका,
एनोड किसका बोले हैं? कार्बन का। कार्बन होता है ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट बेड का भी उसमें हो जाएगा ना, कार्बन में। बिल्कुल। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट अपनी बातें क्या करते हैं ये भी अपना बोल दिए। तो ये बताइए कि VD के लिए, ठीक ना, किसके लिए? VD के लिए। ये बताइए VD को किस अम्ल में रखा जाता है? बहुत बेहतरीन, क्या बोला? सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या बोला है? तो बोलिएगा शर्मा कह रहे हैं, सही है? तो अजीब बात है। हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए वोल्टेज सेल, डेनियस सेल और ब्रोमेट सेल, ये तीनों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जबकि शुष्क सेल और ग्लासेस सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का? अमोनियम क्लोराइड में। बहुत सुंदर। तो एक बात बताइए, शुष्क सेल में, ठीक ना, क्या बोले हैं? शुष्क सेल में, सॉरी शुष्क नहीं, हाँ एसल में, एसल यानी शुष्क सेल और ग्लासेस सेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या बाबू, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मनीष। का बोल का नहीं रहे हैं? अच्छा सुन रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। आप प्रमोद जी का ही नहीं बोल रहा है? बोल रहे हैं कि यहाँ तो इतना दिन, बड़ी दिन बाद नजर आए हैं। हाँ ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एसल में, एसल बोले हैं ना, शुष्क सेल और ग्लासेस सेल में विध्रुव के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कितना हम बताए भैया, हमारा तो माथा खराब हो जाता है। छोटा छोटा क्वेश्चन रोज बताना पड़ रहा है। अब भैया मैग्नीज डाइऑक्साइड हम किस में बोले हैं बाबा, ये बताइए? शुष्क और लेग्लांसे में कॉपर सल्फेट बोले हैं। शुष्क और लेग्लांसे बोले हैं? नहीं गलत बोले, तो उसमें ना बोले। शुष्क और लेग्लांसे में मैग्नीज ऑक्साइड बोले हैं। सुनिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड का विध्रुव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका एसल में, यानी कि शुष्क सेल और ग्लासेस सेल में विध्रुव के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और VD का, यानी कि वोल्टेज सेल और डेनियल सेल का, ठीक ना, किसका? वोल्टेज सेल और डेनियल सेल का विध्रुव के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें यहाँ पे द्वितीय सेल। तो द्वितीय सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? संग्राहक सेल का बोलते हैं। अब बहुत द्वितीय सेल को संग्राहक सेल, और द्वितीय सेल किस ऊर्जा में? देखिए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, रासायनिक को विद्युत। बहुत बढ़िया। ये क्या करता है भैया कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, रासायनिक को फिर विद्युत में। अब होता ये क्या जानते हैं? इसका बोलिए ये खूबी होता है, इसको बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं। द्वितीय सेल का बार बार यूज कर सकते हैं, जबकि प्राथमिक सेल का बार बार यूज नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए ये घड़ी में बैटरी डालते हैं, एक बार खत्म हो गया तो फेंकना पड़ जाता है नहीं, तो बस वही वो प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो अपना घर पर आप लोग बैटरी डाले होंगे ना, लुमिनस का डालिए, इन्वर्टर वाला जो भी डालते हैं आप, हाँ मोबाइल में, ट्रैक्टर में, ट्रक में जो भी होता है, तो ये सब किस सेल का एग्जाम्पल है? द्वितीय सेल का। तो यहाँ से स्थिर वैद्युत चैप्टर का क्या है, टू द पॉइंट समाप्त। बहुत बेहतरीन। विद्युत का काम होता है लेकलान से, लेकलान से कॉलबेल की घड़ियों में, कॉलबेल विधायक उसी को बोलते हैं, कॉलबेल। अरे कॉल मीन्स बुलाना, आ बेल मीन्स घंटी, कॉलबेल। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के भूपटल और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? आप बताइए। रवि क्या मनीष बोलिए। पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? बहुत बढ़िया। आप इधर, आप क्या नाम बालक आपका? मुकेश। चलिए बताइए, सबसे अधिक कौन धातु पाया जाता है? अरे बोलिए, डर के का है? बस एकदम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम वाला। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। हम लोग किसकी बात कर रहे हो? हाँ, तो देखिए जब भूपटल की बातें होती हैं तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या चीज़ कुछ अपना दो चार क्वेश्चन, दो चार नहीं, आज आइए आप लोगों को पृथ्वी का भूपटल पढ़ाई देते हैं। कोई समस्या? इसको कहाँ ले जाना है? पैकेट में भर के घर पर ले जाना, ठीक है। हाँ, और इस खजाना को वहीं खोल के देखना है घर में कि खजाना भरा बचा हुआ है कि रास्ते में भूल गया है। सही, ठीक ना? जरूर उसे चेक करना है, चाहे रास्ते में भी चेक कर सकते हो कि भैया गिर नहीं ना गया। और ये टू द पॉइंट वाली बातें किसकी हो रही हैं? बहुत देखिए, पृथ्वी जानते हैं, पृथ्वी को जब बात करते हैं इसको 3 लेयर में बांटा गया है, ठीक ना। क्या बोले? पृथ्वी को अपना 3 लेयर में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या बोले? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो अपना यही जो पृथ्वी के भूपटल यानी कि जो ऊपरी परत होता है, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। और इसके बीच वाले, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। नहीं नहीं, हिंदी नहीं हुआ, ये सियाल सीमा तथा निफे का बना होता है, ये चीज़ है, हिंदी नहीं है।
तो जो सियाल और सीमा है ना वो दोनों क्रस्ट में होता है, उसको मेंटल मत छोड़िएगा, ठीक ना, यही इसको ध्यान देना है, ठीक है। बचपन में हम भी बोले गलती करते थे कि तीनों एक ही में, तीनों अलग अलग बोलते थे। तो देखिए क्या बोले, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो देखिए जब बात होती है क्रस्ट, मेंटल तथा कोर की, तो अभी जस्ट आया हम लोगों को क्वेश्चन क्या जी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर बोले हैं, हम बोले हैं ऊपर पट्टी, हाँ चले ठीक है, तब क्वेश्चन सही है। यानी कि देखिए पृथ्वी के भू पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम। दूसरा धातु कौन है? लोहा। तीसरा धातु कौन है? कैल्शियम। बहुत बढ़िया। एल्युमिनियम कितना परसेंट पाया जाता है? 8 ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग परसेंट। एल्युमिनियम, लोहा, लोहा कितना परसेंट? 5%। और ये कैल्शियम का देगा तो 2%, ठीक है, 2-3, हाँ उसमें 2.5 तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हो गया। और देखिए बात कर रहे थे बताइए कि पृथ्वी के क्रस्ट पर, ठीक ना, क्या बोले हैं? पृथ्वी के क्रस्ट मतलब समझे भू प्रॉपर्टी बोले, ठीक ना। तो बताइए पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता तो कौन है? ऑक्सीजन। देह तोड़ देंगे, ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना तत्व कौन है? ऑक्सीजन। अब जस्ट अगला क्वेश्चन यहीं से आया था है, ये बताइए पृथ्वी के क्रस्ट पर यानी भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु कौन है रे बाबा? सिलिकॉन। बहुत सुंदर। तो सिलिकॉन कितना परसेंट? 27 पॉइंट समथिंग परसेंट। और एल्युमिनियम, ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46%। बहुत बेहतरीन। अब अगला क्वेश्चन लीजिए, देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, क्या बोले हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? लोहा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक ना। संपूर्ण पृथ्वी पर, या फिर क्वेश्चन बोल दे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? लोहा। जबकि यही अगर कह दे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर, या फिर बोले पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर, या फिर पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम। यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। अब आते हैं क्या चीज़, ठीक है। अब हम लोग क्या आते हैं यहाँ से कुछ अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अपना क्रस्ट के बारे में बोले हैं, और क्रस्ट में बढ़िया से पृथ्वी का बंटवारा कर देते हैं। देखिए पृथ्वी के जो अपना क्या बोले हैं, पृथ्वी का हम लोग क्या बोले हैं कि बाहरी परत को, ठीक ना, पृथ्वी के बाहरी परत को लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या बोले हैं? पृथ्वी का, ठीक ना। लाइट का घबरा के कट के बड़ा घबरा दिया। देखिए पृथ्वी का हम लोग कहा रहे, देखिए पृथ्वी के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। हाँ, पृथ्वी के ऊपरी, पृथ्वी के बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं भैया? लिथोस्फीयर। जबकि पृथ्वी के बाहरी परत के ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? एथनोस्फीयर। ये तो सब भू प्रॉपर्टी के बारे में ना बोल रहे हैं जी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी को हम जस्ट क्या बोले, इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक भैया क्या चीज़, सबसे ऊपर, बीच वाला, और एक सबसे अपना नीचे वाला। तो देखिए जो अपना सबसे ऊपर वाला है, ठीक ना, कौन? जो अपना सबसे ऊपर वाला है उसको क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाले को मेंटल बोलते हैं, और नीचे वाले को कोर बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाले क्या बोले? क्रस्ट, बीच वाले को मेंटल, और सबसे नीचे वाले को कोर। हो गया। अब देखिए मजे वाली बात क्या आती है, क्रस्ट की जब बात करते हैं तो क्रस्ट जानते हैं टोटल लगभग, ठीक ना, क्या बोले? क्रस्ट 34 किलोमीटर, ठीक ना। क्रस्ट की अपना मोटाई लगभग 34 किलोमीटर होता है। और क्रस्ट का निर्माण अपना किसी को बसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ठीक है। क्रस्ट का निर्माण किसी को बसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और क्रस्ट, ठीक ना, क्या बोले हैं? क्रस्ट का अगर जब घनत्व की बात करते हैं तो कितना है? 2.7 ग्राम प्रति cm³ है। क्रस्ट का घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम प्रति cm³ है। और क्रस्ट जो अपना पूरे पृथ्वी का, ठीक ना, किसका? पूरे पृथ्वी का लगभग 0.5% घेरे हुए है, ठीक है। क्रस्ट जो है पूरे पृथ्वी का लगभग 0.5% घेरे हुए है। तो देखिए क्रस्ट में ही हम लोग एक बात करें, क्रस्ट किसका बना हुआ है? तो क्रस्ट जानते हैं सियाल और सीमा का बना है। सियाल से भैया सी से का सिलिकॉन हो गया, और ए से अपना क्या हो जाए? एल से क्या हो गया? एल्युमिनियम। यानी कि सियाल, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। सियाल का मतलब होता है, सियाल में अपना क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। और सियाल सीमा, और सीमा में क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। बहुत बेहतरीन, कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अब बातें जानते हैं पृथ्वी के दूसरे परत। जब पृथ्वी के दूसरे परत की बात कर रहे हैं तो उसको भैया हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं, ठीक ना। क्या है? मेंटल बोलते हैं। देखिए इसका भी निर्माण जो बात करते हैं मेंटल का, तो मेंटल का भी अगर जब बात की निर्माण किससे है तो इसका भी निर्माण अपना कभी एक तरह से थोड़ा बहुत बोले बसाल्ट चट्टानों से है। इसमें बोले क्या चीज़, मैग्मा जो होता है ना, इसी में होता है। मैग्मा जो अपना क्या चीज़ यहीं पर होता है। और मेंटल की टोटल जो अपना का मोटाई की बात किया है तो ये लगभग 2900 किलोमीटर होता है। और ये पृथ्वी के टोटल लगभग 83% पार्ट को, ठीक ना, क्या बोले हैं? पृथ्वी के टोटल लगभग 83% पार्ट को घेरे हुए हैं। क्या बोले? पृथ्वी के टोटल लगभग 83% पार्ट को घेरे हुए हैं।
अब तो देखिए बात करते इसका घनत्व कितना होता है, यानी कि मेंटल का, तो मेंटल का घनत्व कितना होता है 3.5 से 5.5, ठीक ना, क्या बोले हैं मेंटल का घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति cm3, ग्राम प्रति cm3। आयतन से कैसे आता है 68 भी आता है, द्रव्यमान से कैसे पूछता है मेंटल का 68 भी पूछता है, जैसे 83% बोले हैं ना, हाँ वैसे 68 भी पूछता है। तो जानते हैं तो द्रव्यमान के सेंस में दे सकता है, हाँ तो बिल्कुल, हाँ द्रव्यमान के सेंस में 68 होगा इसका। अब तो देखिए अपने भी हो गया ना। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो 1 लाख की भैया बातें आ जाती हैं और बातें अपना कार्य कोर की। कोर का मतलब क्या होता है, एकदम अंदर वाला पार्ट, ठीक ना। तो देखिए जब कोर की बात करें तो कोर लगभग टोटल अपना 3400 किलोमीटर है, ठीक ना। क्या बोले कोर अपना टोटल लगभग 3400 किलोमीटर की मोटाई है, और यहाँ पर अपना क्या बोलिए ये अपना क्या चीज़ बिल्कुल ये प्लाज्मा अवस्था में, ठीक ना, यानी हम लिक्विड अपना 100% लिक्विड ही होता है। और इसका घनत्व जो है यानी कि कोर का घनत्व कितना होता है 13 ग्राम प्रति cm3 होता है। और कोर जो अपना टोटल पृथ्वी अपना कितना लगभग 16% पार्ट को घेरे हुए। अब एक बात क्या आता है कोमोरेगुला, कोमोरेगुला कोई सुना है नहीं, इसमें कोमोरेगुला कोनोरेडी असमता, रेपेटी असमता, कोमो सॉरी न सुनिए कोनेराइड असमता, मोहे असमता, रेपेटी असमता, लेमैन असमता और कोमोरेगुला ना गू से, तो गू से अपना कौन हो जाए गुटेनबर्ग असमता, और लास्ट में अपना कौन चीज़ लोमैन असमता, लोमैन अथवा लेमैन असमता। ये पांचों का यूज क्या है, ये पांचों का जानते हैं क्रस्ट, बहुत सुंदर देखिए जो क्रस्ट में वो तीनों पड़ा है ना, यही तीनों में ये पांचों होता है। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट, ठीक है, क्या बोले ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच में अपना कौन होता है कोनराइड असमता, कोमो, फिर अपना क्या बोले निचली क्रस्ट, अरे हाँ ठीक है कोमो, मो से मोहे असमता, मोहे असमता या तो निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल में होता है, ठीक ना, निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल में होता है। आज जो अपना रेपेटी असमता होता है क्या चीज बोलिए अपना क्या चीज निचली मेंटल तथा ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल में नहीं होता है, नहीं रेपेटी बोला है ना, रेपेटी हम क्या बोले हैं, अरे यार गबड़ा दिए भाई, बोल के गबड़ा दिए। तो देखिए रेपेटी असमता, तो रेपेटी असमता अपना किसके बीच में है भैया ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। और रेपेटी असमता के पश्चात में अपना कौन आता है कोमो रेगुला गुटेनबर्ग असमता। तो गुटेनबर्ग असमता किसके किसके बीच में है गुटेनबर्ग ना, ये है निचली मेंटल, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कोमो रेगुला बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं कि रेपेटी असमता किसके गुटेनबर्ग असमता नहीं, गुटेनबर्ग असमता किसके किसके बीच में है, तो ये अपना किसके बीच में है जी, तो निचली मेंटल और ऊपरी कोर, ऊपरी कोर अथवा निचली कोर के बीच में कौन है अपना लेमैन असमता। ये एकदम बिल्कुल आसान है, कभी बता देंगे आप लोग बढ़िया से। उसका एक से ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर अपना ऊपर से नीचे, यही है, इसमें बाकी कुछ नहीं। ये कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि दोनों के बीच के सीमाओं को अपना क्या चाहिए किस किस नाम से जाना जाता है, बोले किस नाम से इसको निर्धारित किया गया, ठीक है। तो यहाँ लोग क्या देख लिए पृथ्वी की संरचना अपना देख लिए ना, पृथ्वी की संरचना नहीं बोलिए उसका हाँ लेयर देख लिए पृथ्वी का जो हम, ठीक है, संरचना लेयर हम लोग का इसको अपना देख लिए। अब हम लोग टू द पॉइंट वाले किसके बाद, ओहो अभी लूसेंट भी पढ़ना है ना जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग इसको अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं और अब सीधा शुरुआत करते हैं लूसेंट से। चलिए स्टॉप, थोड़ा सा घबरा। हाँ दोस्तों देखिए अब हम लोग क्या पढ़ना था, लूसेंट का हिस्ट्री पढ़ना है। और लूसेंट के हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कामागाटा मारू जहाज से लेकर के अब 1913 के जालियांवाला बाग हत्याकांड तक के बारे में पढ़ना, सॉरी 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना, 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें, बहुत बेहतरीन। तो चलिए आइए, कामागाटा मारू, कामागाटा मारू क्या था बताइए आप, बहुत सुंदर एक जहाज था, इसको बाबा गुरुदत्त ने क्या किए थे, किराए पर लिए थे, जाने के लिए गुरुदत्त को भाड़ा लिए थे। हाँ जापानी जहाज था, बिल्कुल, बाबा गुरुदत्त ने लिए थे। हाँ और जब कलकत्ता के भोजबज नामक स्थान पर आया, भोजबज नामक स्थान पर आया हुगली में, तो वहाँ पे उल्टा घबरा गए, जांच चला, जांच होने लगा, तो जांच चला तो उसमें मतलब दंगा हो गया। थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा सब सही है, खाली एक जगह घबरा गए। देखिए बहुत बढ़िया था, बहुत लाजवाब था।
कामागाटा मारू जानते अपना एक जापानी जहाज़ था, इसको बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था, ठीक है। और ये अपना काबिल कलकत्ता था, अपना हुगली से कहाँ जाना था, इसको कनाडा के बंदरगाह पर जाना था। कनाडा के बंदरगाह का नाम बजबज बंदरगाह। जब ये बजबज बंदरगाह पर गया था तो यहाँ से बोले अपना ब्रिटिश लोग पहले ही उन लोग को इन्फॉर्म कर दिया कि ये लोग भैया जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ आतंकवाद फैलाने। और उसमें क्या किया है, इनको अपना चेक इन किया गया। चेक इन के दौरान क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे लोग यात्री घायल हो गए, ठीक है, 300 समथिंग यात्री, कुछ लोग घायल हो गए। आते हैं जस्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया गया था? 1915 में। क्या असहयोग आंदोलन में उनको ना सम्मानित किया गया था 15 में, वो त्यागे थे असहयोग आंदोलन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए इनको कैसर हिंद की उपाधि कौन दिया था? इसको दिए थे वो लार्ड अरे हार्डिंगवे ना दिया था जी, हार्डिंगवा दिया था कैसर हिंद की उपाधि। जो अंग्रेज जो सैनिक थे, जो अरे भैया प्रथम विश्व युद्ध में जब हुआ था ना, ये प्रथम विश्व युद्ध में बोले थे कि भारतीय तुम जो हो अंग्रेजों का साथ और सैनिक में भर्ती हो, इसलिए इनको सेना में भर्ती करना सर्जेंट कहने लगा। और इसी से बड़ा ये हुआ करी, तो हमारे तरफ से बोल रहे हैं हेडिंगवा, तो का कि इनको कैसर हिंद की उपाधि दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सर, होम रूल लीग। होम रूल लीग का गठन कब हुआ था? 28 अप्रैल वाला जो डेट है ना, अप्रैल में बीजी तिलक किए थे आपका यहाँ पूना में, और सितंबर वाला जो डेट है उसमें एनी बेसेंट की थी मद्रास में। बहुत बढ़िया, रुक जाइए। प्रथम अध्यक्ष उसको बनाया गया था किसको? जॉर्ज अरुंडेल। किसका? होम रूल लीग आंदोलन। किस होम रूल, किससे होम रूल का? एनिवर्सरी। बहुत बढ़िया। देखिए होम रूल लीग, होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था बताइए, फटाफट बोलते जाइए, क्वेश्चन बोले। बीजी तिलक और एनिवर्सरी। बीजी तिलक होम रूल लीग का स्थापना कहाँ किए थे, जल्दी बोलिए। पूना में। बीजी तिलक होम रूल लीग के जो स्थापना किए थे उसका सचिव कौन थे, जल्दी बोलिए। एनसी केलकर। आप बताइए बीजी भारत में होम रूल लीग के जनक कौन है? एनी बेसेंट। अगला स्टाफ बताइए, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के अपना स्थापना कहाँ की थी? मद्रास में। एनी बेसेंट को होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। बहुत सही बताइए। होम रूल लीग को बीज को होम रूल लीग को, हाँ होम रूल लीग को इनका क्या नाम है? एनी बेसेंट। होम रूल लीग को एनी बेसेंट ने कब बोला था खत्म करने के लिए, कब घोषणा की थी? 1917। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया, बहुत बढ़िया। अगला ये बताइए, राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से कहाँ पर जाकर मिले थे? बनारस वाला दिवस 1916 में, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में कहते कि 1916 बनारस में आया था, BHU में। बजबज बंदरगाह जो, देखिए एक चीज़ गलती बोल दी है, सॉरी दोस्तों। बजबज बंदरगाह जो अपना कलकत्ता में ना कि कनाडा में, बोलना था कलकत्ता, बोला गया कहा कनाडा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब देखिए राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से कहाँ मिलते हैं? बनारस में। बनारस में चंपारण सत्याग्रह के मिलते हैं। और भैया बनारस में चंपारण सत्याग्रह में मिलने के पश्चात अपना क्या करते हैं, अपना कहानी बताते हैं। तो देखिए चंपारण महात्मा गांधी का पहला भारत में आंदोलन जो अपना का चीज, तो अपना क्या बोले, चंपारण आंदोलन ही था, ठीक है। चंपारण आंदोलन देखिए क्या हुआ था कि चंपारण में मतलब 20 कट्ठा की खेती पर 3 कट्ठा की खेती आपको नील की खेती करना ही करना था। तो इसी से बोलिए अपना तंग आकर के वहाँ के किसान बहुत तंग थे। तो जब यहाँ के किसान तंगित हुए तो इसी में बोलिए अपना इतने में एक हीरो हुए जिनका नाम था क्या? राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला BHU में जो अपना 1916 में जो बैठकी अपना हुआ था, सब जो नेता लोग आकर मिले थे यहीं पर ये अपनाते हैं और महात्मा गांधी से अपनी समस्या बनाते हैं। जब महात्मा गांधी समस्या सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई आपका दुख तो बहुत बड़ा है, हम आपके पास जरूर आएंगे। तो यही अपना क्या बोले 1917 में यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर? चंपारण में। और चंपारण में आकर के चंपारण में आकर के तिनकटिया पत्ती, ठीक है, क्या चंपारण में आकर के तिनकटिया पत्ती के खिलाफ अपना सत्याग्रह करते हैं। और ये अपना क्या बोलिए कि महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था, तो सत्याग्रह था, ठीक है, महात्मा गांधी का पहला था। अब एक क्वेश्चन ये है कि देखिए अपना जो है इनके साथ में और बात करते थे, इनके साथ में और लोग कौन कौन थे? JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, कृष्णा से अनुग्रह नारायण, ठीक है, अनुग्रह नारायण थे। हाँ, JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और ये अनुग्रह नारायण, कृष्णा सिंह, अनुग्रह नारायण ही थे, ठीक ना, अनुग्रह नारायण।
और देखिए एक चीज टू द पॉइंट वाली बातें क्या होती हैं, तो भैया ये होता है कि एक क्वेश्चन ये देता है कि महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो किस टीचर के घर रुके थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो यही टीचर थे, ठीक ना, और इनके घर पर महात्मा गांधी आकर के रुके थे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब होता है क्या, बहुत सुंदर बोले, तब ना ये अपना क्या भैया इनके घर में रुकते हैं। तो इस तरह से क्या बोलिए कि यहाँ पर इनका प्रथम ये अपना आंदोलन था, इनका प्रथम आंदोलन था, सत्याग्रह था भारत में महात्मा गांधी का। और देखिए क्वेश्चन ये आता है कि राजेंद्र शुक्ल जो थे वो चंपारण के किस गांव के थे? मुरली भरावा, ठीक है, क्या बोले। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो राजकुमार शुक्ल थे वो चंपारण किस गांव के थे? तो मुरली भरावा थे। अब देखिए होता है क्या कि देखिए जब राजकुमार शुक्ल की जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के पश्चात एमन क्या करता है, इनके क्रियाकर्म के लिए, ठीक ना, 300 रुपया भेजता है, ठीक है, और 300 रुपया भेजता है और फिर कहता है कि चंपारण में वह एकमात्र अकेला मर्द था, ठीक है। इससे अलावा वो ढेर लंबा टाइम से इससे लड़ रहे थे केसों से, 54 है 27-28 वर्ष का लड़े हैं। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, किस आंदोलन के बाद? तो रुक जाइए, तो इसी आंदोलन के बाद न दिया गया था जी। हाँ वही, बहुत बढ़िया। होता क्या है, चंपारण आंदोलन के दौरान इनको भैया तब वहाँ डेट गलती किया है ना, क्या? 1915 उसमें। ए नहीं घबरा यार, कैसा हिंद नहीं यार, आप उल्टा बोल दिया, हम भी वहाँ देना। उनको महात्मा की उपाधि दिया गया था। हम बोल रहे महात्मा गांधी को, ठीक ना, महात्मा की उपाधि 1917 के आंदोलन के दौरान ही यहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, और ये इन महिलाओं की तरफ से रविन्द्रनाथ टैगोर इनको महात्मा की उपाधि दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये बताइए कैसा हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया है और 1917 में अपना युवा चंपारण सत्याग्रह, तो बताइए तो उसके बाद में कैसे दिया सकता, किस आंदोलन के बाद? हाँ अरे भैया तो चंपारण सत्याग्रह बंद करो यार, एक मिनट को। हाँ तो अगला ये बहुत सुंदर, अगला इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये बताइए, हाँ होम रूल अपना, हाँ बहुत सही बताइए। महात्मा गांधी का पहला बार महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल कब किया था? 1918 में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल में क्या किए थे भैया का जी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना किए थे, ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना महात्मा गांधी इसी दौरान किए थे, और इसी दौरान ये बोले थे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिए थे, ठीक ना। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या कहता है विराट जी? बहुत बढ़िया। मजदूर के जो है, मजदूर के अगर क्या बोले उनके, हाँ रक्षक जो कौन होता है, तो भैया जो मिल मालिक या फिर जो भी अपना होता है व्यापारी वही होता है, ठीक है। तो यही अपना क्या चाहिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना करते हैं, प्लस अपना क्या चाहिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी देते हैं। 1918 में इसके पश्चात एक और घटना होता है, बहुत सुंदर। महात्मा गांधी, तो ये एक क्वेश्चन है कि बताइए महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल कौन सा था? अहमदाबाद मिल मजदूरी। और 1918 में अपना होता है खेड़ा सत्याग्रह, होता है ना। तो हाँ, तो 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में क्या कहते हैं, कर नहीं देना है। खेड़ा कहाँ है वर्तमान में? गुजरात में। और बात है बहुत सुंदर, रॉलेट एक्ट, और उसका रॉलेट एक्ट ना है तो देख लीजिए जो, हाँ बिल्कुल वही है रॉलेट एक्ट। तो देखिए रॉलेट एक्ट अपना कब आया था? रॉलेट एक्ट भारत में 19 मार्च 1919 को आया था, और रॉलेट एक्ट में इसका अध्यक्ष अपना कौन बना था? ये तो रॉलेट ही अपना इसका अध्यक्ष था, और रॉलेट एक्ट को भारत में सेडिशन कमीशन के सिफारिश पर लाया गया था, ठीक ना। सेडिशन, ठीक है। क्या बोला है? अरे भैया सुनिएगा तब ना, बीचे में आप पूरा बात सुन लीजिए तो। हाँ सुनिए, बता रहे, सुनिए पूरा बात सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल एकदम सही बोले, पेशेंस रखना है। रॉलेट एक्ट सुनिए, बात सब बातें पहले जब नहीं बोलते तब बोलिएगा। रॉलेट एक्ट भारत में 19 मार्च 1919 को आया था, इसका अध्यक्ष ये अपना रॉलेट ही था, और ये जो भारत में सेडिशन कमीशन के सिफारिश पर लाया गया था। रॉलेट बोलिए अपना एक ऐसा बिल था, ठीक ना, क्या बोले हैं, रॉलेट बोलिए अपना एक ऐसा नियम अथवा बिल था जिसमें किसी भी व्यक्ति को, ठीक ना कोई वकील और ना ही दलील, ठीक है, उसके तहत आप, और ना ही कोई अपील, बहुत सुंदर, ना कोई वकील ना कोई दलील और ना ही कोई अपील, उसके बिना आपको अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे अभी भारत में इसका एग्जाम्पल ले लिए, टाडा लगता था ना,
हाँ, तो संदेह के आधार पर, तो इसमें भी सेम टू सेम अपना यही हो सकता था कि अगर आपको संदेह हुआ किन पर, हरियम पर, तो लात अब हरियम के जेल के खोपचा में ले चल करा के, हाँ इनके ले चल खोपचा में, तो खूब हो तो हमारे कूटो ही करा के, तो ये रोलेट टेक्ट यही था। अब बोलिए, और कुछ बोलना है इसमें, बोलिए आप। गांधी जी काला कानून कहते हैं ना। हम तो यही तो रोलेट नहीं इसका न्यायाधीश था जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जस्ट हम किसकी बात बोल रहे हैं, रोलेट टेक्ट। तो रोलेट टेक्ट देखिए जैसे ही आता है, इसका बोलिए भारत में क्या चीज प्रबल विरोध होता है। कैसे विरोध होता है, भारत में प्रबल विरोध होता है। तो एक क्वेश्चन नहीं दिया, ये दिया जाता है कि महात्मा गांधी का पहला साहसी कदम कौन सा था। यही रोलेट टेक्ट के विरुद्ध अपना 6 अप्रैल 1919 को क्या बोलिए कि अपना भैया क्या चीज कि अनशन या फिर बोलिए अपना हड़ताल शुरू कर देते हैं। कब, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल, एकदम बिल्कुल सही है। हाँ, 6 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं भैया, देशव्यापी हड़ताल शुरू कर देते हैं। तो देखिए जब ये हड़ताल शुरू कर देते हैं, जब ये हड़ताल शुरू कर देते हैं तो भैया क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी उपाधियाँ दे देते हैं। देखिए इसी के दौरान, बिल्कुल नहीं वो तो अपना उसमें होता है। ये क्या है, 6 अप्रैल 1919 को क्या देशव्यापी हड़ताल शुरू करवाते हैं। और महात्मा गांधी का यही क्वेश्चन ये था है कि महात्मा गांधी का पहला शासी कदम क्या था। तो बस महात्मा गांधी का पहला शासी कदम यही था कि ये, ठीक नहीं कि महात्मा गांधी इसके विरुद्ध में अपना क्या बोलिए कि 6 अप्रैल 1919 को क्या कहते हैं हड़ताल शुरू करवाते। इसके पहले किए थे, नहीं इसमें नहीं। और बात है कि इस पर जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड देख लिया है ना। देखिए जब जालियांवाला बाग हत्याकांड की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड चर्चा में कहला है जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड चर्चा में कहला है क्या जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के देखिए होगा तो होने का मुख्य वजह क्या था, जानते हैं पंजाब के 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू तथा सतपाल सिंह। इनको अरेस्ट किया गया था और इसी के विरोध में निहत्थे लोगों ने अपना क्या बोलिए कि एक शांतिपूर्वक अपना सभा निकाला गया था, ठीक है। और इसको कहाँ सभा निकाला गया था, जालियांवाला बाग में ही। और जालियांवाला बाग जो अपना काची कभी टाइम में जाली नामक व्यक्ति का स्थान हुआ करता था, तो उसमें बोलिए अपना एक शांतिपूर्वक तो अपना ये किया गया था, सभा निकाला गया था। तो देखिए जब सभा निकाला गया था तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में होता क्या है कि उस समय वहाँ पर बोलिए अपना जो सेनाध्यक्ष था उसका नाम था R.H. डायर। क्या नाम था, R.H. डायर। ये R.H. डायर करता क्या है, R.H. डायर सीधा ये कहता है कि इनको फायरिंग का आदेश दे देता है। R.H. डायर क्या करता है, फायरिंग का आदेश देता है। इसमें बोलिए बहुत सारे लोग, लगभग 1-1.5 हज़ार व्यक्ति मर जाते हैं। 1-1.5 मारिए ना, हमारे अनुसार 1.5 हज़ार, बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं कि इसमें लगभग 1,000 के करीब में व्यक्ति मर जाते हैं। तो देखिए जब 1,000 के विरुद्ध में व्यक्ति मर जाते हैं, आज हुआ था इस समय पंजाब के उसमें गवर्नर कौन था, माइकल ओडायर था, ठीक ना। उसमें पंजाब का गवर्नर कौन था, माइकल ओडायर था। तो ये तो बोले अपना कहा भैया गोली चलवा देगी और गोली चलवा, इधर लोग मर गए। जब भी मर जाते हैं तो इसके लिए यहाँ तो अपने एक समिति का गठन किया था, एक समिति का गठन किया था। जब समिति का गठन किया जाता है तो अंग्रेजों की तरफ से समिति था जिसका नाम था हंटर आयोग, ठीक ना। एक हंटर आयोग 1982 में शिक्षा से भी, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। क्या बोले हैं, अंग्रेजों की तरफ से अपने एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम था हंटर आयोग। किसमें, 8 ठो, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। हंटर आयोग में जानते हैं 5 ठो अंग्रेज था तथा 3 ठो भारतीय थे। हंटर आयोग में 5 ठो अंग्रेज था तथा 3 ठो भारतीय थे, यानी कि हंटर आयोग कितना 8 सदस्यीय था। 3 ठो भारतीय कौन थे, एक अपना सीतलवाड़ थे, एक अपना कौन थे, ठीक है, अहमद जी, सुल्तान अहमद, ठीक है, शहबाज, तो सुल्तान अहमद, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हला नहीं सुने, हमें सुल्तान अहमद मिला, आप लोग शहबाज अहमद मिला, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, पकड़ा जाना है, ठीक है। क्या बोले हैं, एक अपना सीतलवाड़ जी बोले हैं, सुल्तान अहमद बोले हैं, और एक अपना कौन थे, जगत नारायण, यही ना 3 लोग। हाँ, जब इस कमेटी का गठन किया जाता है यानी हंटर आयोग, तो हंटर आयोग अपना 1920 में रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट में यह कहता है कि लगभग 300 के करीब में व्यक्ति मरे हुए हैं, ठीक ना। क्या बोले हैं, लगभग 300 के करीब में व्यक्ति मरे हुए हैं। अब लेकिन इस पर क्या किया जाता है कि एक अपना कांग्रेस भी अपना एक समिति गठन करता है। ये कमेटी में 3 सदस्य था। कौन कौन थे, महात्मा गांधी थे, मदन मोहन मालवीय थे और मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। महात्मा गांधी थे, मदन मोहन मालवीय थे तथा मोतीलाल नेहरू। तो देखिए इसका अध्यक्ष, ठीक ना, किसका,
कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तो अपना कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। और इस पर लिखने का कार्य किसको दिया गया था? महात्मा गांधी को। तो जब ये लोग अपना रिपोर्ट पेश करते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, टोटल 1000 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ठीक है, टोटल 1000 व्यक्ति अथवा बोले उससे ऊपर की व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ये यहाँ तक ही हो गया। अब देखिए क्या बोलते हैं, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इस दौरान बोले बहुत सारे लोग जो अपने पदवी को त्याग देते हैं। इस समय क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पदवी को त्याग देते हैं। तो देखिए क्या आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड तथा सर की उपाधि, ठीक ना, क्या बोले, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड तथा सर की उपाधि, ठीक है। जबकि जमनालाल बजाज ने, ठीक है, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि तथा शंकर नारायण अपना क्या करते हैं, कार्यकारिणी से के पद से इस्तीफा दे देते हैं। और महात्मा गांधी इसी दौरान कहते हैं कि लो भैया, हम तुम्हारा जो कैसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं, लेकिन इसको वास्तविक रूप से छोड़ते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब होता है क्या, यहीं पर देखिए अपने एक शेर निकलते हैं, नाम था क्या जी? उधम सिंह। उधम सिंह तो भैया पहले देखिए बंदे में दम कितना था। जाते हैं बंदा यहाँ से लंदन, और लंदन जा करके लंदन जाते हैं, ठीक ना। अब बोले वहीं पर अपना बैठा रहता है कौन, माइकल ओडायर। लंदन के एक अपना कैक्सटन हॉल है, वहीं पर बोले बैठा रहता माइकल ओडायर का मार के ढिसुम 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 वहीं क्या कहते हैं, पिस्तौल का ढिसुम ही ना होता है। कैसा होता है पिस्तौल का? जे कोई ठाए 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 मार के गोली से छलनी करके, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं वहीं पर, कहाँ बोले हैं, किस हॉल में? बहुत सुंदर, ना किंगस्टन हॉल नहीं, बहुत बढ़िया। धाए 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 क्या करते हैं उसको, भैया ठाए ठाए मार कर गोली से उसको समाप्त कर देते हैं। तो इनको जानते हैं, जो अपने हीरो उधम सिंह थे, इनको अपना दफनाया, इनको अपना फांसी से सजा दिया था पेंटाविले में, ठीक है। और अभी लगभग 6 माह या 3 माह हुआ होगा, लगभग इसी करीब में, एग्जैक्ट में 1 माह 2 माह ऊपर नीचे हो सकता है। इनका अभी अस्थि को लाया गया कहाँ पर? पंजाब में। और पंजाब में ला करके इन्हीं की अस्थि से अपने बोला गया कब्र बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग क्या बोले हैं, यहाँ से हम लोग का क्या हुआ, हिस्ट्री समाप्त हुआ। हम लोग किसका है, साइंस। बहुत बढ़िया, आइए, बहुत बढ़िया। देखिए हम चल रहे हैं, करंट कर रहे हैं। जिरकॉन मिसाइल किस देश ने छोड़ा, लॉन्च किया है? रसिया। जिरकॉन क्या है? बहुत सुंदर। व्हाइट स्वान को किसने छोड़ा है? रसिया ने। व्हाइट स्वान क्या है? बम वर्षक विमान, बम वर्षक मिसाइल है। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, विश्व का सबसे पावरफुल, ठीक है ना, विश्व का सबसे पावरफुल मिसाइल का नाम क्या है? बहुत सुंदर। RS-28 सरमत, ठीक है। तो RS-28 सरमत को किस देश ने बनाया है? रसिया ने। बहुत बढ़िया। अगला इसको दें। हाँ बोलिए। हाँ, शैतान टू जिरकॉन को, अच्छा सरमत को। बहुत बढ़िया। अब देखिए बात किसकी कर रहे हैं, तब देखिए हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं नहीं जानते। आइए हम लोग बात कर लिए क्या। हाँ तो ठीक है, क्या गलत है? बहुत बढ़िया। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बातें अपने किसकी हो रही है। एक क्वेश्चन है तो बहुत सुंदर क्वेश्चन था, क्वेश्चन ध्यान पर। हाँ बहुत बढ़िया। ये बताइए, INS गोमती को बताइए क्या किया गया, शामिल किया गया, सेवा मुक्त किया गया है? कहाँ से? मुंबई से। अब देखिए किसको किसको सेवा मुक्त किया है, ले लीजिए। INS गोमती बोले मुंबई से, निशंक बोले, एक मिनट गोमती को बाबू बोले हो ना, हाँ ठीक है। INS गोमती को मुंबई से, निशंक को मुंबई से, अक्षय को मुंबई से, ठीक है। सिंधु को विशाखापट्टनम से, ठीक ना, क्या बोले हैं? सिंधु को विशाखापट्टनम से, ठीक है। और इसके अलावा देखा भी अपना एक और है, वो एक और ना INS में शामिल किया गया ना, करंज का, तो अभी हम उसका नहीं मिला है ना जी। हाँ देखिए बहुत बड़ा। एक और ले लीजिए, इसका हम बोले, ठीक ना। एक और क्वेश्चन आता है, हाँ INS अजय, ठीक है। INS अजय को नहीं बोला है, INS अजय को, हाँ सेवा मुक्त। तो देखिए मुंबई से किसको किया गया? निशंक को, अक्षय को, अजय को और गोमती को। ये चारों कहाँ से? मुंबई से सेवा मुक्त किया गया है। तथा सिंधु को कहाँ से? विशाखापट्टनम से। अब शामिल करा लिया जाए।
शामिल में जो बात करते हैं कौन कौन आ जाएगा जी? सूरत है, उदयगिरी है, दोनों कहाँ? मुंबई में। बहुत सुंदर। यही जो हमारा क्या करेगा, एक दूनगिरी है, एक और कौन है? एक दूनगिरी भी है ना। अरे हाँ, तो मुंबई में उसको नहीं ना किया गया है। एक दूनगिरी है, एक और है। अच्छा छोड़िए, तो ये बताइए उसका नाम है, फिर हम कैसे बार बार भूल जा रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तारागिरी, ठीक ना? तो देखिए क्या बोले हैं कि INS सूरत, INS उदयगिरी और INS तारागिरी, ये तीनों कहाँ शामिल किया गया है? मुंबई में, ठीक है। तब देखिए जो INS तारागिरी को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? INS तारागिरी को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 17। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, प्रोजेक्ट 17। अब वक्सीर को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? 70, प्रोजेक्ट 75। ठीक है, प्रोजेक्ट 75। तब बहुत बढ़िया। तब वक्सीर को, हाँ, वक्सीर जो अपना स्कॉर्पियन श्रेणी का ये अपना अंतिम पनडुब्बी है, और इसको बनाता है कौन? मुंबई मजगांव। इसको बनाता है फ्रांस गवर्नमेंट में जी। फ्रांस उसमें सहयोग किया है भैया। अरे तो भाई ठीक है, तो ये सब पनडुब्बी जानते हैं कहाँ? मुंबई मजगांव डॉक्यूमेंट। ये बन रहा है सभी का सभी मजगांव शिपयार्ड लिमिटेड में, ठीक ना? लेकिन मतलब किस मुख्यतः किस देश की है? फ्रांस की। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए क्या बोले हैं, INS सूरत बोलिए दिए, उदयगिरी अपना बोलिए दिए जी, ठीक है। तारागिरी बोलिए दिए, दूनगिरी अपना बोलिए, वक्सीर अपना बोलिए दिए, बोल दिए ना? तो जस्ट अगला इस बताइए, ये बताइए INS निपुण और INS निपुण और INS निस्तार, ठीक है, इसको सेवा मुक्त किया गया है, फिर शामिल किया गया है, शामिल किया गया। बहुत शामिल किया गया है। कहाँ? कोचिन से का। हाँ बताइए, हमारा तो खुद ध्यान पर से हट गया है। कोचिन नहीं है, कोचिन तो नहीं, कंफर्म रहिए। कोचिन जो क्या बोले हैं, नहीं कोचिन बोले कंफर्म नहीं रही, यही बोला है ना जी। वाह, बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लाजवाब। INS विशाखापट्टनम में क्या निस्तार और निपुण को क्या किया गया है? शामिल किया गया। तो आप बहुत सही बताइए, ICGS ऊर्जा प्रवाह क्या है? क्या भैया? ICGS ऊर्जा प्रवाह क्या है? ये एक एथी है, समुद्र मतलब क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर। तटरक्षक बल का एक एथी है। नहीं, हाँ तटरक्षक बल, हाँ ये क्या है बोलिए? तटरक्षक बल को रसद पहुंचाने के लिए है। तो ये बात ICGS सक्षम क्या है? सक्षम। ये अपना निगरानी पोत नहीं है जी, निगरानी पोत है। बहुत बढ़िया। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए। ये जो हंसा NSG करके था ना, हंसा NG, तो वो तो दूसरा, वो हेलीकॉप्टर, हाँ वो तो विमान है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, अगला जस्ट क्वेश्चन आप बहुत सही बताइए, चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा किस देश ने बनाया है? चाइना। इससे पहले अमेरिका बना चुका है। हाँ, एकड़ 25 करोड़, 25 करोड़ दिया। घबरा गए अजीत भैया, रुके तो क्या घबरा गए, छोड़िए। करोड़ अमेरिका का सुनिए है, सुनिए 25 करोड़ इसका है। सुनिए, बता रहे हैं दुनिया का ही बताइए, सबसे पहले विस्तृत नक्शा को किस देश ने बनाया? पहले ही बताइए। चाइना बनाया है। अमेरिका से भी ज़्यादा विस्तृति किया है, इसीलिए बोला कि दुनिया का चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा किस देश ने बनाया है? चाइना ने। तो ये बताइए, गोफोन रडार, सॉरी गोफोन कहाँ का है? मिसाइल, ये क्या है? गोफोन मिसाइल है, गोफोन मिसाइल बोल दिए जी। सेटेलाइट है ना, तब संचार सेटेलाइट है, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। गोफोन अपना क्या है जी? तो अपना क्या है? अपने एक सेटेलाइट है। तो गोफोन, तो ये बताइए फुजियान किस देश का है? फुजियान चाइना का है। ये क्या है? ये मिसाइल का ना, ये बीमा एथी है, समुद्र में क्या बोलते हैं? बस ये जो विमान वाहक पोत है, उसका ठीक है। फुजियान क्या है? फुजियान क्या है? ये चीन का विमान वाहक पोत है। तो अगला एस टीवी हो ही गया। तो अगला इस बताइए झुरोंग क्या है? झुरोंग ये रडार है। झुरोंग रडार चाइना का है, जिसको मंगल की चंद्रमा पर भेजा था। बहुत सुंदर। झुरोंग को जो अपना कहाँ भेजा गया भैया? चंद्रमा पर, मंगल पर ना। मंगल पर ना। झुरोंग को मंगल पर, ये रडार नहीं है बचवा, ये क्या बोलते हैं? उसको हम लोग देखे उसके एग्जैक्टली, रोवर। हाँ बस रोवर है, रोवर। ठीक है। ये क्या अपना रोवर है। तो जस्ट अगला यहीं पर बताइए, ये भी बोल दिए, यही बोलिए। तो बताइए किस देश ने सर्वप्रथम कृत्रिम सूर्य को बनाया है? चाइना ने। बहुत बढ़िया।
हाँ हाँ, कृत्रिम दीप भी बना रहा है वो। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला जस्ट क्वेश्चन। दूसरा ही बनाया, दूसरा सूर्य बनाने वाला देश दक्षिण कोरिया है। हाँ, ठीक है। दूसरा सूर्य कृत्रिम सूर्य बनाने वाला दक्षिण कोरिया। किम जोंग वाला ना। अरे दक्षिण कोरिया बोलिए तो वहाँ किम जोंग उन कहाँ करने जाएगा जी। बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट बताइए, गुफाकू, ठीक ना, क्या बोला है गुफाकू, ये क्या है? ना वो तो फुगाकू फुगाकू है। फुगाकू बोल रहे हैं। फुगाकू ये चाइना का ये कुछ है क्या? हाइडर प्लेन है क्या आपका? ना ना, फुगाकू है सुपर कंप्यूटर। गुफाकू जानते हैं? गुफाकू भी सुनिए, वहाँ का यही है आपका इस, ना 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 मिसाइल नहीं है, ये भी वहाँ का सेटेलाइट ही है। सॉरी, कुआपू है वो, कुआपू, गुफाकू नहीं, कुआपू चाइना का ही सेटेलाइट है। यानी चाइना का झुरंग भी हो गया, कुआपू अपना हो ही गया, फिर अपना जस्ट झुरंग हो गया, कुआपू अपना हो गया। उसके अलावा हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? हाँ, कृत्रिम सूर्य तो अपना हो ही गया। ठीक है, फुजियान अपना यहीं का है। ठीक है, फुजियान भी अपना ही का है। और जस्ट बहुत फुजियान भी अपना ही है। और क्या बोले, चंद्रमा का विस्तृत नक्शा भी अपना इसी ने बनाया है। भैया वो तो सैटेलाइट कौन सा नाम बोले थे? फुआकू, क्या? फुगाकू। हाँ, फुआकू। अगला प्रश्न बताइए, भारत का पहला डिस्प्ले फैब का स्थापना कहाँ किया जाएगा? हाँ, डिस्प्ले फैब ना केरला में। बहुत सुंदर, बताइए। भारत के पहला डिस्प्ले फैब का स्थापना कहाँ किया जाएगा? वाह, लाजवाब, बहुत सुंदर, तेलंगाना में। पढ़े ना रविंद्र? आप हो राजू, पढ़े हैं? अगला जी डिस्प्ले फैब क्या है? क्वेश्चन आपसे है, बोलिए। हाँ, डिस्प्ले 5 नहीं 5। बहुत सुंदर, सीधा 50 लगता है बैटरी का, मतलब तू सीधा गाय के गधे बना देबो। डिस्प्ले बारे जब अजीत भैया आपको सीधा यहाँ तो 1 करोड़, आपको सीधा 1 करोड़, बहुत बेहतरीन। सुनिए, डिस्प्ले फैब जो अपना का जो नेक्स्ट जनरेशन का अपना जितना भी मोबाइल टैबलेट सब जो होता है ना, इसका जो डिस्प्ले बनेगा ना नेक्स्ट जनरेशन का, तो उस वही अपने फैक्ट्री एक तरह से बोल सकते हैं ये। ठीक है, अरे भारत के सेमीकंडक्टर की नीति पर आधारित है। बड़ी लेकिन दुख है, बड़ी दुख देता है। ये बताइए, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? हरिओम, वाह, लाजवाब, बहुत मैं बेंगलोर में। कहाँ थे हरिओम? इतने 2-3 थे कहाँ, ये बताओ तो मालूम नहीं पड़े थे। अरे बहुत सुंदर प्रसाद, बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, जिसका स्थापना बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, तो ये बताइए, भारत का पहला अपना टॉय क्लस्टर कहाँ खोला गया है? बहुत सुंदर, इतना मारते मारते देह तोड़ेंगे ना। कोपल में, कोपल कर्नाटक में है। तो ये बताइए, उत्तर भारत का या मध्य भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ खोला गया जी? एमपी में। बहुत से एमपी में। देखा, हम बताते हैं कल, अब तो लोग इसे लिखे जा सुधरे वाला ग्रुप में आप बुक लीजिए। आप सुनिए, बता रहे हैं, कल से आप लोगों को हम बोल रहे हैं कि आधा घंटा दबा के करंट चलाएंगे, और जो नहीं बताएगा उसका भैया कुटाई होगा। ठीक है, हाँ कुटाई नहीं, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला, नहीं होगा। अब सुनिए, खींच चलेगा कैसे? आधा घंटा करंट, आधा घंटा साइंस, ठीक ना, इस तरह से खींच चलेगा। ठीक है, कल बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्विज को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको देखिए, करंट पे क्या पढ़ना है। करंट में आपको कल का होमवर्क दे रहे हैं 65 पेज से ला करके 70 पेज तक। ठीक है, कितना? 65 पेज से ला करके 70 पेज तक आपको कल पढ़ना है। ठीक है, ये तो अपना 65 नहीं हो, हाँ 65 पेज से लेकर अपना 70 पेज तक। अब उसके पश्चात देखिए, ये करंट का मैटर है। करंट कहाँ से चल रहा है? तो बस देखिए, यही करंट आपका, यही करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2022 बाई गौरव सर। ठीक है, बिल्कुल, क्या बोले, बाई गौरव सर, इन्हीं के द्वारा करंट चलता है। हम बोल रहे हैं, देखिए, अगर आप कहीं से भी करंट करें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे से अगर जुड़े हैं तो इस बुक को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इससे जब कराते हैं और जब सेम टू सेम ही पढ़िएगा, उस टाइम बोले बहुत बेनिफिट होगा। इधर लाइए, अब देखिए, हम आपको बताते हैं हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं जी? जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लिए हैं, और अब कल हम लोग को जानते हैं क्या पढ़ना है? कल हम लोग को पढ़ लेना है
बता रहे हैं, कल हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन से लेकर के, ठीक ना, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन तक पढ़ लेना, ठीक है। क्या बोले हैं, कल हम लोग असहयोग आंदोलन से लेकर के कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन तक पढ़ लेंगे। ये अपना ये रहा। अब बात करते हैं साइंस में, तो देखिए आपको साइंस में क्या बोल रहे हैं, साइंस में कल टोटल आपको धातु पढ़ लें, थोड़ा सा रुक जाइए, बता रहे हैं आप लोग जाइए लूसेंट के केमिस्ट्री, ठीक ना, और केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर नंबर उम्मीद करते 11 होना चाहिए, सॉरी 12 नंबर चैप्टर, 11 में धातु है, 12 नंबर में अधातु है, और अधातु चैप्टर में क्या करना है, पूरा तो बहुत एक्सेस हो जाएगा आपको। देखिए अधातु में करना क्या है कि बोलिए नाइट्रोजन तक पढ़ लेना, ठीक है। अधातु में कहाँ तक पढ़ लेना आप लोगों को, नाइट्रोजन तक पढ़ना है। अधातु में शुरुआत से लेकर के नाइट्रोजन तक, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर कीज और सेवा यहीं समाप्त करते हैं। तब तक बैठिए दिल थाम कर और पढ़ने रहिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई भी जरूर बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो इसलिए आप लोग उम्मीद कर ही रहे और कंटिन्यू पढ़ाई किया। देखिए दूसरा एक बात ही बोल रहे हैं, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि भैया फॉर्म के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। सबसे पहले जरूरी ये रखिए कि हम अपना तैयारी बोलिए बेहतरीन, मेरा तैयारी हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसके पश्चात आप फॉर्म के चक्कर में पढ़िए या फिर मत पढ़िए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।